स्कारलेट एलैंडमियन और प्रिंस काइल की सगाई बचपन से तय थी, क्योंकि उनके परिवारों के बीच एक समझौता हुआ था। लेकिन एक शानदार पार्टी के बीच में ये सगाई अचानक टूट गई जब काइल ने स्कारलेट से तंग आकर सगाई तोड़ दी। वो अब अपनी साइड चिक टेरांजा के साथ रहना चाहता था और स्कारलेट इस बिट्रेयल से हैरान रह गई। पार्टी के मेहमानों ने काइल और टेरांजा के लिए तालियां बजाईं जब काइल ने घोषणा की कि वो जल्द ही टेरांजा से शादी करेगा। स्कारलेट समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग कैसे इस डूशबैग के साथ हैं जिसने अपनी फियांसे को ठुकरा दिया, लेकिन जल्दी ही उसे कारण पता चला। काइल ने टेरांजा की तारीफ की, कहते हुए कि वो एक दयालु और समझदार महिला है, जबकि स्कारलेट में कोई भावनाएं नहीं हैं। उसने कहा कि पिछले 17 साल तक उसकी सगाई स्कारलेट के साथ निभाना उसके जीवन का सबसे बड़ा अपमान था और अब वो इससे आज़ाद होकर खुश है। स्कारलेट इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने काइल को याद दिलाया कि ये सगाई उनके माता पिता ने तय की थी और वो अकेले इसे ख़त्म नहीं कर सकता। काइल ने जवाब दिया कि वो बिना किसी की मंजूरी के सगाई तोड़ सकता है, क्योंकि स्कारलेट एक छोटी सी अपराधी है जो जलन में टेरांजा को परेशान करती है। टेरांजा पीड़ित बनने का नाटक करने लगी जब काइल ने बताया कि स्कारलेट ने एकेडमी कैंपस पर उसे कैसे बुली किया। स्कारलेट ने इसे झूठ कहा क्योंकि वो टेरांजा से पहली बार आमने सामने मिल रही थी और दोनों अलग अलग कक्षा में थीं। लेकिन काइल के पास पहले से 2 दिमाग के सेल थे और अब प्यार में पड़ने के बाद वो गायब हो गए। उसने सोचा कि स्कारलेट उसे इंसल्ट कर रही है क्योंकि वो एलीट क्लास में है और टेरांजा नॉर्मल क्लास से है। उसने कहा कि टेरांजा ने उसे बताया कि स्कारलेट ने उसे कई बार बुली किया, जैसे टॉयलेट में बंद करना और सीढ़ियों से धक्का देना। काइल ने उसे क्रूर विलेनेस कहा और स्कारलेट को इस बच्चे जैसे इंसान के अपमान से तंग आ गया। उसने कहा कि अब उसे इल्ज़ामों की परवाह नहीं और वो भी सगाई ख़त्म करने के लिए तैयार है। लेकिन उसने काइल से एक आखिरी चीज़ मांगी, इससे पहले कि उनका रिश्ता पूरी तरह ख़त्म हो। प्रिंस ये देने को तैयार नहीं था, लेकिन टेरांजा अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट थी और उसने काइल से कहा कि वो इस पिटीफुल महिला की बात सुन ले ताकि उसे कोई पछतावा ना रहे। काइल ने उसकी दयालुता की तारीफ की और पूछा कि स्कारलेट क्या चाहती है। वो धीरे धीरे उनके पास गई और मुट्ठी कसते हुए काइल से कहा कि उसकी आखिरी इच्छा है कि वो काइल के चेहरे पर एक पंच मारे। काइल इस बात से हैरान रह गया और पूछा कि क्या वो पागल हो गई है, लेकिन बिना जवाब दिए स्कारलेट ने टेरांजा के चेहरे पर एक पंच मारा जिसका फॉर्म इतना शानदार था कि मोहम्मद अली भी तारीफ करें। लेकिन इस एक पंच के पीछे लंबी बैक स्टोरी थी। बचपन से स्कारलेट को लोगों को मारना पसंद था और हर हफ्ते वो किसी न किसी को बेरहमी से पीटती थी। उसका भाई लियोनार्डो हमेशा उसे अपनी हिंसक आदतों के लिए डांटता था, लेकिन स्कारलेट कहती थी कि वो ये बड़े भले के लिए कर रही है। लियोनार्डो जानता था कि इस बार स्कारलेट ने एक आम इंसान को नोबल बदमाश से बचाया, लेकिन उसे स्कारलेट का खून से सना रूप भूल नहीं था। उसने कहा कि जल्दी ही उसे नोबल समाज का हिस्सा बनना है और उसे लोगों को पीटना बंद कर देना चाहिए, एक लेडी की तरह बर्ताव करना चाहिए। ये स्कारलेट के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी जब उसने पहली बार काइल से मुलाकात की। काइल ने कहा कि अब से वो उसकी नौकरानी होगी। स्कारलेट ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई कि वो उसे न मारे, क्योंकि वो देश के दूसरे प्रिंस और उसकी फियांसे थी। ये उसकी परेशानी की शुरुआत थी, क्योंकि काइल उसे लगातार बुली करता और प्रैंक खेलता, जबकि परिवार की वजह से उसके हाथ बंधे थे। यहाँ तक कि उसके पिता भी कुछ नहीं कर सके, क्योंकि वो रॉयल परिवार से जुड़े थे। कई सालों तक स्कारलेट ने ये सब सहा। आखिरकार 15 साल की उम्र में वो नेशनल एकेडमी में टॉप ग्रेड्स से दाखिल हुई और जल्दी ही फैंस बना लिया। लेकिन काइल भी वहाँ था और उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि एकेडमी में भी वो उसकी गुलाम बनेगी। लेकिन अब स्कारलेट उसके बुलिंग और टैंट्रम्स से बेजोड़ हो गई थी, तो वो पोकर फेस बनाए रखती। कुछ दिन बाद काइल गुस्से में उसकी कक्षा में घुसा और गालियां देते हुए कहा कि वो उसके लिए लंच लाए। स्कारलेट ने माफ़ी मांगी और कहा कि वो तुरंत लाती है, लेकिन काइल संतुष्ट नहीं हुआ और उसे सज़ा देने के लिए खींच कर ले गया, अपने चमचों को वहाँ छोड़कर कि लड़कियाँ शिक्षकों को न बताएं। स्कारलेट को पता चला कि काइल गुस्से में था क्योंकि उसकी ख़राब ग्रेड्स की वजह से उसे रेगुलर क्लास में डिमोट किया गया था। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसे निशाना बना रहा था। उसने फैसला किया कि वो उसके बाल काट लेगा और उन्हें अपनी क्लास में ट्रॉफी के तौर पर ले जाएगा। स्कारलेट की सारी सहनशक्ति भी इससे हिल गई। उसने कहा कि रुक जाए, वरना वो अपने परिवार को शिकायत करेगी। लेकिन काइल ने उसके पिता का अपमान किया और उन्हें रॉयल परिवार का कुत्ता कहा। स्कारलेट उसे शैडो रियल्म भेजने वाली थी, लेकिन लकीली पहला प्रिंस जूलियस पास में था और उसने तुरंत लड़ाई रोकी। काइल अपने भाई के सामने कुछ नहीं कर सका और उसकी डांट सुनकर चला गया। स्कारलेट जानती थी कि वो फिर परेशान करेगा, लेकिन उसने जूलियस का शुक्रिया अदा किया। जूलियस ने कहा कि वो बस अपने छोटे भाई को बचा रहा था और स्कारलेट से छोटी मोटी बातें की।
स्कारलेट को उसका अच्छा स्वभाव पसंद आया क्योंकि वो अगला किंग बनने का टॉप कैंडिडेट था, लेकिन भ्रष्ट नोबल्स उससे डरते थे और काइल का सपोर्ट करते थे। स्कारलेट को जूलियस के लिए इज्जत जल्दी ही जलन में बदल गई जब उसे पता चला कि जूलियस ने सभी सब्जेक्ट्स में परफेक्ट मार्क्स लिए, जिससे उसका टॉप स्कोरर का रिकॉर्ड टूट गया। वो सोचती थी कि जूलियस बहुत मेहनती होगा, लेकिन जब जूलियस ने कहा कि फुल मार्क्स लेना आसान था, वो गुस्से में आ गई। उसने इसे पर्सनली लिया और उसे हराने के लिए मेहनत की, लेकिन अफवाहें फैलीं कि जूलियस जानबूझकर हारा ताकि उसे खुशी दे सके। स्कारलेट और परेशान हो गई और उसने जूलियस को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, लेकिन जूलियस उसे परेशान करता रहा। स्कूल के बाद वो उसके पीछे पीछे चलता और पूछता कि काइल के साथ सब कैसे चल रहा है। स्कारलेट को अचानक एहसास हुआ कि काइल ने हाल में उसे परेशान नहीं किया, भले ही उसे पहले शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। उसे लगा कि जूलियस उसे इसलिए परेशान कर रहा था ताकि काइल दूर रहे, और वो उसे पॉजिटिव नज़र से देखने लगी। अचानक जूलियस ने उससे फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, और अगर वो उसे इंटरेस्टिंग क्रीचर न कहता, स्कारलेट शायद उससे प्यार कर बैठती। जूलियस का ये कमेंट उसे शॉक कर गया, लेकिन पता चला कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। वो सचमुच सोचता था कि स्कारलेट एक इंटरेस्टिंग क्रीचर है जिसके बारे में वो नोट्स रखता था। यहीं से स्कारलेट को जूलियस से नफरत हो गई और उसने सोचा कि एक दिन वो काइल के साथ उसे भी पंच करेगी। वर्तमान में उसका सारा गुस्सा टेरांजा के चेहरे पर एक पंच के रूप में निकला। एक पंच से उसने टेरांजा को उड़ाया और साथ में 2 और लोगों को भी गिरा दिया। काइल घबरा गया और पूछा कि वो क्या कर रही है। स्कारलेट ने ठंडे लहजे में कहा कि उसके क्रूर कमेंट्स से उसे गुस्सा आया और टेरांजा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। फिर वो स्टन्ड नोबल्स की भीड़ की ओर बढ़ी, जानते हुए कि ये सारे भ्रष्ट लोग हैं। उसे गुस्सा था कि इन्होंने काइल की सगाई तोड़ने पर खुशी मनाई, तो उसने अपने साथ रखे पंचिंग ग्लव्स पहन लिए जो वो इमरजेंसी के लिए हमेशा साथ रखती थी। नोबल्स घबरा गए और गार्ड्स को बुलाया, लेकिन स्कारलेट ने मैजिक से उन्हें सुला दिया और एक एक करके नोबल्स को पीटना शुरू कर दिया। नोबल्स ने किसी से मदद मांगी और अपने स्लेव्स ऑफर किए, भले ही देश में स्लेव ट्रेड गैरकानूनी था। स्कारलेट को एहसास हुआ कि ये लोग बेकार हैं और इन्हें पीटने से उसका ज़मीर बोझिल नहीं होगा, तो उसने अपनी खास टाइम मैजिक को एक्टिवेट किया, अपनी स्पीड बढ़ाई और अपने फिस्ट से सबको धराशायी कर दिया। जल्दी ही सारे नोबल्स ज़मीन पर थे। काइल आखिरी बचा और वो अपने पैंट गीले कर चुका था स्कारलेट के असली रूप को देखकर। उसने कहा कि अब उसकी बारी है, और जैसे ही वो उसे पंच करने वाली थी, उसका भाई लियोनार्डो आया उसे रोकने, लेकिन देर हो चुकी थी और स्कारलेट ने काइल को दीवार में ठोक दिया। उसे तरोताज़ा महसूस हुआ। लियोनार्डो नोबल्स को ज़मीन पर देखकर डर गया, लेकिन जूलियस को यह मज़ेदार लगा। स्कारलेट को जूलियस को भी पंच करने का मन हुआ, लेकिन उसने अभी इतना आगे न बढ़ने का फैसला किया। वो जूलियस और लियोनार्डो के पास गई और उनका अभिवादन किया। दोनों ने पूछा कि इस हिंसक आउटबर्स्ट का कारण क्या था। पहले स्कारलेट ने चैट जीपीटी की तरह बोला कि इन्होंने गंदे जुर्म किए और फिर खुद को जायज़ ठहराया, तो उसने इन्हें सज़ा दी। लेकिन जब जूलियस ने डिटेल्स मांगी, उसने कहा कि ये लोग उसे गुस्सा दिलाते थे, तो उसने इन्हें पीट दिया। लियोनार्डो को छोटा दिल का दौरा पड़ा, लेकिन जूलियस हंसने लगा। उसने कहा कि काश कैमरे होते, वो स्कारलेट को नोबल्स को पीटते देखना चाहता। उसने कहा कि उसे पहले बुलाना चाहिए था स्लग फेस्ट शुरू करने से पहले, लेकिन स्कारलेट ने कहा कि ये अनरीजनेबल है। इस बीच लियोनार्डो कॉन्सिक्वेंसेस सोचकर परेशान हो रहा था, लेकिन जूलियस ने उसे भरोसा दिलाया कि वो सब संभाल लेगा। अचानक स्कारलेट को चक्कर आया और वो ज़मीन पर गिर पड़ी, लेकिन जूलियस ने उसका सिर गिरने से बचा लिया। स्कारलेट को 3 दिन बाद होश आया जब उसके दिमाग में घंटियों की आवाज़ें सुनाई दीं। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसने क्रेनोआ, टाइम के देवता, की शक्ति का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोलीं, वो एक नौकरानी को अपने ऊपर पाया जो उसे चाकू से मारने की कोशिश कर रही थी। स्कारलेट ने शांति से पूछा, ये कौन है? लेकिन वो चिल्लाई कि मर जा, और चाकू चलाने लगी। लेकिन वो स्कारलेट की रिफ्लेक्स से हार गई और तुरंत दीवार में जा टकराई। लियोनार्डो को कमरे से तेज़ आवाज़ सुनाई दी और वो दौड़ा आया। उसे देखकर हैरानी हुई कि पहली बात जो स्कारलेट ने होश में आने के बाद की, वो किसी को पंच करना था। फिर भी उसने बताया कि वो उसकी हालत से कितना परेशान था। जूलियस कमरे में आया जब स्कारलेट तरोताज़ा हो गई। जूलियस ने बताया कि काइल के साथ उसकी सगाई आधिकारिक तौर पर ख़त्म हो गई, परिवारों की मंजूरी से। काइल को रॉयल परिवार की विरासत से निकाल दिया गया क्योंकि उसने स्लेव ट्रेड में लिप्त नोबल्स को बचाया था। पार्टी के सारे नोबल्स गिरफ्तार भी हो गए। स्कारलेट को यह सुनकर खुशी हुई और उसने जूलियस से पूछा कि क्या उसे सज़ा मिलेगी। जूलियस ने कहा कि रॉयल परिवार के लिए वो बहुत ज़रूरी है, सज़ा नहीं होगी, लेकिन ये मामला शांत होने तक उसे शादी के लिए लड़का ढूंढने में दिक्कत होगी। लेकिन उसके पास अच्छी खबर भी थी। जूलियस ने बताया कि स्कारलेट का हालिया कारनामा पूरे राज्य में मशहूर हो गया है।
लोग उसे बैटमैन की तरह देखते हैं, उसे ब्लड स्टेन्ड लेडी कहते हैं जिसने अपने फिस्ट से बुरे नोबल्स को जेल भेजा। वो उनके लिए हीरो बन गई। लियोनार्डो को ये सुनकर दुख हुआ, लेकिन जूलियस ने कहा कि अभी और ज़रूरी बातें हैं। अरेस्ट हुए नोबल्स में कई बड़े नाम हैं जो गवर्नमेंट ऑफिस में हैं। सबसे बड़ी चुनौती प्राइम मिनिस्टर है, जो काइल की पार्टी का सबसे बड़ा सपोर्टर था। जूलियस ने बताया कि राजा को काइल की पार्टी में भ्रष्टाचार का शक था, तो उसने CIO2 नाम का संगठन बनाया जिसका प्रमुख लियो है। फिर उसने एक एजेंट को बुलाया जो काइल की पार्टी में पहले घुसा और ज़रूरी जानकारी लाया। वो एजेंट निकला सिगार्ड, काइल का चमचा, जो तुरंत स्कारलेट से माफ़ी मांगने लगा कि उसने पहले उससे रूखा बर्ताव किया। स्कारलेट ने कहा कि उसे ऑस्कर मिलना चाहिए, उसका अभिनय इतना शानदार था। सिगार्ड को उसकी बातें सुनकर डर लगा, लेकिन जूलियस ने उसे परमिशन दी कि अगर वो पीछे छोड़ना चाहती है तो उसे पंच कर सकती है। स्कारलेट ने ऑफर लिया, लेकिन हल्के से गाल पर टैप किया क्योंकि सिगार्ड ने कई बार उसे बचाया था। फिर वो चली गई, सोचते हुए कि अब वो काइल से आज़ाद है और जो चाहे कर सकती है। उसकी पहली लिस्ट में वो नौकरानी से पूछताछ थी जो उसे मारने आई थी। सुबह स्कारलेट उस गोदाम में गई जहां नानाका बंद थी, लेकिन उसे कपड़े उतारे हुए पाया। अचानक एक जंगली बिल्ली ने हमला किया, लेकिन स्कारलेट ने उसे धक्का देकर गिराया और पहचाना कि नानाका शेप शिफ्टिंग बीस्ट फोक थी। उसने नानाका से इंसानी रूप में आने को कहा ताकि बात हो सके। पता चला कि नानाका असल में लड़का था जो उसे हर हाल में मारना चाहता था। स्कारलेट को एहसास हुआ कि यह स्लेव क्रेस्ट की वजह से था, जो उसे अपने मालिक के हुक्म मानने को मजबूर करता था। उसने नानाका से पूछा कि अगर वो उसे आज़ाद कर दे तो क्या वो अपने मालिक के बारे में सब बताएगा। नानाका ने कहा कि कोशिश कर देखे। स्कारलेट ने इसे हाँ माना और उसे ज़मीन पर दबोच लिया। उसने क्रेनुआ की शक्ति से उसके स्लेव क्रेस्ट का समय उल्टा किया। इस दुनिया में हर इंसान किसी देवता का आशीर्वाद लेता है, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि कौन सा देवता। जो जानते हैं वो उसकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कारलेट को क्रेनुआ, टाइम के देवता, का आशीर्वाद है। यही वजह से रॉयल परिवार उसे इतना महत्व देता है। उसने नानाका को गुलाम बनने से पहले की हालत में ला दिया, लेकिन ये उसे थका गया। फिर भी नानाका ने वादा निभाया और बताया कि उसे प्राइम मिनिस्टर गॉडविन ने भेजा था। गॉडविन का बेटा पार्टी में स्कारलेट के शिकारों में था और उसने नानाका को उसे मारने का आदेश दिया। वो इससे पहले ही उसकी फैमिली पर जासूसी के लिए आया था। नानाका ने बताया कि गॉडविन चालाक है, जो नोबल्स की जासूसी कर उनके राज जानता है और फिर उन्हें स्लेव ट्रेड में फंसाकर ब्लैकमेल करता है। ये सुनकर स्कारलेट ने गॉडविन के घर जाकर उसे पीटने का फैसला किया। नानाका ने उसे रोकने की कोशिश की क्योंकि गॉडविन हमेशा गार्ड से घिरा रहता है, लेकिन स्कारलेट रुकने वाली नहीं थी। तो नौकर ने कहा कि 1 हफ्ते बाद स्लेव ऑक्शन में उसे बेहतर मौका मिलेगा। लोकेशन अभी पता नहीं, लेकिन नानाका ने वादा किया कि वो उसे स्लेव ट्रेडर से मिलवा देगा क्योंकि वो उस बदमाश से बदला लेना चाहता है जिसने उसे और कई लोगों को गुलाम बनाया। स्कारलेट ने उसकी मदद स्वीकार की और उसे साथ ले लिया, बिना ये जाने कि जूलियस ने उसकी पूरी योजना सुन ली थी। कुछ दिन बाद स्कारलेट और नानाका स्लम्स में स्लेव ट्रेडर को ढूंढने गए। स्कारलेट ने एक बच्चे से एक गोल्ड कॉइन में माइथ्रिल का टुकड़ा खरीदा था। नानाका ने कहा कि उसे ठगा गया, लेकिन स्कारलेट ने यकीन नहीं किया। फिर वो जूलियस की ओर मुड़ी, जो बिना बुलाए साथ आ गया था। पहले उसने कहा कि वो अपने लोगों के बारे में जानना चाहता है ताकि अच्छा किंग बने, लेकिन स्कारलेट ने दबाव डाला तो उसने कबूल किया कि उसने उसकी बातें सुन लीं और ये मौका मिस नहीं करना चाहता जब लोग पीटे जाएं। तभी कुछ गुंडे आए और स्कारलेट को पीटने का मौका मिला, लेकिन नानाका ने कहा कि वो अपने तरीके से बात कर लेगा। उसने गुंडों को पैसे ऑफर किए कि वो उन्हें ट्रेडर तक ले जाएं, लेकिन गुंडों ने कमज़ोर दिखने वालों के साथ डील करने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि एक बच्चे ने कहा कि एक अमीर औरत ने एक पत्थर एक गोल्ड कॉइन में खरीदा और वो इसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। बच्चे को पीटा और गोल्ड कॉइन छीना। ये सुनकर स्कारलेट गुस्से में आ गई और गुंडों को पीटने का फैसला किया। उसने अपनी ताकत बढ़ाई और स्पीड से 3 गुंडों को नीचे गिराया। बचे 2 गुंडों ने रियलाइज़ किया कि वो इनफेमस वायलेंट नोबल महिला से पंगा ले रहे हैं। स्कारलेट ने एक आंख वाला गुंडा गिराया और आखिरी बचे गुंडे की ओर मुड़ी, जिसने कहा कि ताकतवर कमज़ोर पर हावी होता है। उसने कहा कि उसके हिसाब से वो उसे कुछ भी कर सकती है और वो दया की भीख मांगने लगा। उसने वादा किया कि वो बच्चे को पैसा लौटाएगा। स्कारलेट ने कहा कि पीटने के बाद लौटा सकता है, लेकिन गुंडे ने स्लेव ट्रेडर की लोकेशन बताकर सौदा किया। फिर भी उसने तुरंत लोकेशन बता दी और स्कारलेट ने शुक्रिया अदा किया, उसे बेहोश कर दिया। फिर वो जूलियस की ओर मुड़ी, जो तालियां बजा रहा था, और पूछा कि वो लड़ाई के दौरान क्या कर रहा था। उसने पूछा कि क्या उसे इंटरवीन करना चाहिए था, लेकिन स्कारलेट ने मना कर दिया। फिर जूलियस ने खुद स्लेव ट्रेडर जंक से बात करने का फैसला किया, क्योंकि डर था कि वो नाना का पहचान ले या स्कारलेट उसे पीट दे। उसने ब्लफिंग और थ्रेटनिंग से कुछ मिनट में लोकेशन निकाल ली। वापस आते वक्त स्कारलेट ने जूलियस को पोटेंशियल कॉनमैन कहा और उसने जवाब दिया कि वायलेंट मैनियक से बेहतर है।
नानाका सोचने लगा कि ये एनिमीज टू लवर्स जॉनर तो नहीं, लेकिन अचानक स्कारलेट और जूलियस एक पेज पर आ गए और ऑक्शन में घुसने के आइडियाज़ पूछने लगे। फिर स्कारलेट नोबल जाथन से मिलने गई, जो असल में स्लेव ट्रेडर था जिसका पता जंक ने दिया। जाथन को नया कस्टमर देखकर खुशी हुई, लेकिन उसने कहा कि जंक जैसे निचले स्तर के आदमी से मिलना उसके लिए सही नहीं। स्कारलेट ने कहा कि अब फर्क नहीं पड़ता और जाथन से उसका जंक के साथ रिश्ता पूछा। उसने कहा कि उनका कोई बिजनेस रिश्ता नहीं, बस जंक उसे वैल्यूएबल स्लेव्स लाता था। स्कारलेट ने पूछा कि वो क्या मतलब है, तो उसने बताया कि ड्वार्व्स, एल्व्स, बीस्टमैन जैसे लोग वैल्यूएबल हैं। उसने नानाका की ओर इशारा किया और कहा कि ये बीस्टमैन भी कीमती है। नानाका घबराया और स्कारलेट ने पूछा कि उसने कैसे पहचाना। जाथन ने कहा कि उसे इस काम का अनुभव है। वो हंसने लगा और स्कारलेट को उसे पीटने का मन हुआ, लेकिन नानाका ने रोका कि प्लान फॉलो करें। फिर जाथन ने पूछा कि स्कारलेट को कौन सा स्लेव चाहिए। उसने कहा कि उसे कैपिटल में होने वाली स्लेव ऑक्शन में शामिल होना है। जाथन गंभीर हो गया और कहा कि ऑक्शन में शामिल होने के लिए उसे वेरीफाई करना होगा। इसके लिए उसे ऑक्शन सर्कल में अपनी स्टेटस बतानी होगी और कम से कम 6 स्लेव्स खरीदने या बेचने होंगे। स्कारलेट ने उसे जितना पैसा चाहे ऑफर किया, लेकिन जाथन ने कहा कि यह पैसे का सवाल नहीं। उसने कहा कि अगर वो अपना बीस्ट फोक स्लेव उसे दे दे तो वो उसे दूर के रिश्तेदार की बेटी के तौर पर ऑक्शन में ले जाएगा। स्कारलेट को गुस्सा आया, लेकिन उसने गुस्सा काबू किया और मुस्कुराते हुए कहा कि अगर यही ऑक्शन में जाने का तरीका है तो वो स्लेव दे सकती है। फिर स्कारलेट और नानाका मैंशन से चले गए। स्कारलेट को यकीन नहीं हो रहा था कि राज्य में स्लेव ट्रेड इतना खुलेआम हो रहा है। उसे खुशी थी कि सब प्लान के मुताबिक हुआ और जाथान ने नानाका की भविष्यवाणी के हिसाब से बर्ताव किया। नानाका भी हैरान था कि स्कारलेट ने हर समस्या को फिस्ट से हल नहीं किया। स्कारलेट ने मजाक में उसे चुटकी ली। घर लौटते वक्त उसने नानाका से पूछा कि क्या वो श्योर है, क्योंकि बाद में स्लेव क्रेस्ट हटाने के बावजूद वो उसे गुलाम के तौर पर प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। नानाका ने कहा कि जाथन उसे ऑक्शन में डालेगा और मर्चेंडाइज को नुकसान नहीं होने देगा। उसने कहा कि वो ऐसा उसके ऊपर हमले की सज़ा के लिए कर रहा है। अचानक उसे नींद आ गई। स्कारलेट को पता था कि बीस्ट फोल्क रात में एक्टिव और दिन में सोते हैं। अगले पल नानाका जानवर के रूप में सो गया और वो उसे गोद में लेकर इन में ले गई। वहाँ जूलियस इंतज़ार कर रहा था। स्कारलेट ने बताया कि निगोशिएशन सफल रहे और जूलियस को हैरानी हुई कि उसने वायलेंस के बिना हल निकाला। उसका कमेंट सुनकर स्कारलेट को गुस्सा आया। जूलियस ने कहा कि वो इस रेयर मौके को देखने के लिए साथ था, लेकिन प्रिंस होने के नाते वो स्लेव्स नहीं खरीद सकता। स्कारलेट ने उसे इग्नोर किया और नानाका को बिस्तर पर लिटाकर ताज़ी हवा लेने बाहर गई। जूलियस ने कहा कि वो भी यही सोच रहा था और उसके साथ चला गया, हर वक्त पास रहकर। स्कारलेट को ये इरिटेट कर रहा था, लेकिन जूलियस पीछे पीछे चलता रहा, कहते हुए कि उसे इस स्ट्रीट पर काम है। तभी एक एप्पल पाई वाला स्कारलेट को बुलाया और कहा कि क्यूट लड़कियों के लिए ऑफर है, अगर वो पाई खरीदे तो फ्री एप्पल मिलेगा। जूलियस ने ऑफर का फ़ायदा उठाया और ख़रीद लिया। एक ज्वेलरी वाला सस्ता सामान बेचने की कोशिश की और जूलियस ने उसे भी खरीदा। बार्गेनिंग के बाद उसने एक शेडी फॉर्चून टेलर से भी सामान लिया। स्कारलेट ने पूछा, उसका असली काम क्या है इस स्ट्रीट पर? जूलियस ने कहा कि वो झूठ बोल रहा था और उसे क्यूट कहकर मजाक उड़ाया कि वो इस ऑब्वियस लाई पर यकीन कर बैठी। स्कारलेट को गुस्सा आया और उसने पास की दीवार पर पंच मारा, क्योंकि प्रिंस को मार नहीं सकती। जूलियस हंसने लगा और उसे एप्पल पाई दे दी, जिससे स्कारलेट को स्वर्ग सा महसूस हुआ। जूलियस ने माफ़ी मांगी, लेकिन स्कारलेट ने कहा कि एक पाई से वो माफ़ नहीं होगी। फिर उसने दूसरा पाई जोड़ा और स्कारलेट ने उसे माफ़ कर दिया। इसके बाद स्कारलेट ने कहा कि जूलियस को शहर का नक्शा अच्छे से पता है। उसने बताया कि वो बचपन में क्लास बंक करके शहर घूमता था। उसने पूछा कि बाजार देखकर कैसा लग रहा है, तो स्कारलेट ने कहा कि जब काइल उसे उसके लिए ब्रेड लाने भेजता था तो उसे देखने का वक्त नहीं मिलता था, लेकिन अब लगता है कि ये एक खुशहाल जगह है। जूलियस को खुशी हुई कि उसे पसंद आया और कहा कि हर बार जब वो यहाँ आता उसे स्कारलेट को ये दिखाना चाहता था। स्कारलेट सोचने लगी कि क्या वो सिर्फ उसे दिखाने के लिए साथ आया, और अगर पहले कह देता तो वो इतना इरिटेट नहीं होती। अचानक जूलियस मोनोलॉग करने लगा। उसने कहा कि उसे बोरियत से नफरत है। बचपन से उसे सिर्फ अजीब और ट्विस्टेड चीज़ें ही पसंद आईं। वो हमेशा उन नोबल्स से घिरा रहा जो उसे खुश करना चाहते थे और उसे उनके सामने नाटक करना पड़ता था। लेकिन फिर उसे स्कारलेट मिली जो उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। ऊपर से उसने अपने भाई को उसे बुली करते देखा, तो उसने उससे बात की और कहा कि अगर काइल उसे डराता है तो वो अपने पिता से शिकायत कर सकता है। लेकिन स्कारलेट ने क्रीपी स्माइल देकर कहा कि यह अच्छा मजाक था। यहीं से जूलियस का ध्यान उस पर गया और वो उसे इंटरेस्टिंग मानने लगा। उसने फिर कहा कि दुनिया की ज़्यादातर चीज़ें उसे बोर करती हैं, लेकिन बोरियत से नफ़रत है, इसलिए वो इंटरेस्टिंग चीज़ें अपने आसपास रखता है, और अभी स्कारलेट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई नहीं। इसके साथ वो अचानक उसके गाल पर किस करने झुका
और स्कारलेट हैरान रह गई। जूलियस कहता है कि ये पारंपरिक रोमांटिक प्यार नहीं है, लेकिन उसे भरोसा है कि उसे स्कारलेट पसंद है और वो उसके लिए बहुत ख़ास है। उस रात स्कारलेट अकेली अपने कमरे में बैठी और अभी भी यकीन नहीं कर पाई कि क्या हुआ। वो बिस्तर पर गिर पड़ी, सोचती कि कहीं प्रिंस का वो किस उसको परेशान करने का एक और तरीका तो नहीं था। अगले दिन स्कारलेट फिर से जैक से मिलने गई और उसे बताया कि वो नाना का उसे सौंप देगी, लेकिन जैक को अपने वादे को निभाना होगा। वो मान गया, लेकिन उससे पहले उसने स्कारलेट से पूछा कि क्या गुलाम सच में बीस्ट फोक है, इसकी साबिती चाहिए। स्कारलेट ने पूछा कि क्या वो उसे भरोसा नहीं करता, और जैक ने कहा कि ये उसकी नीति है कि माल लेने से पहले चेक कर लिया जाए। स्कारलेट ने नानाका को रूप बदलने का हुक्म दिया और वो तुरंत एक बिल्ली या कुत्ते या जो भी वो प्राणी है में बदल गया। जीन ये देखकर खुश हो गया। तभी एक डरावना आदमी जोड़े में नुकीले दांतों के साथ कमरे में आया। उसने स्कारलेट की तरफ देखा और पूछा कि क्या वो आज का गुलाम है जिसे वो लेने आए हैं। जैक ने डोनोवन नाम के गुलाम को बताया कि स्कारलेट उनकी कस्टमर है और उनके साथ बीस्ट फोक गुलाम है। नानाका उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं था और स्कारलेट को भी एहसास हुआ कि डोनोवन आधा इंसान और आधा जादुई जानवर है जो उसे लाइकेंथ्रोप बनाता है। जैक ने अपने गुलाम की बदतमीज़ी के लिए माफ़ी मांगी और उसे नानाका को ले जाने को कहा। डोनोवन उसे देखकर उत्साहित हो गया और कहा कि बीस्ट मैन अपनी तेज़ी से रिकवरी के लिए जाने जाते हैं। उसने नानाका के गले में एक मेटल कॉलर डाला और उसे खींचने लगा, लेकिन नानाका ने विरोध किया, जिससे वो गुस्से में आ गया। उसने हवा में अपनी कांटेदार चाबुक लहराई उसे मारने के लिए, लेकिन अचानक स्कारलेट ने नंगे हाथों से चाबुक पकड़ ली। उसने जैक को बताया कि उसका गुलाम काफ़ी अच्छा व्यवहार करता है और अगर उसे सज़ा देने की हिम्मत नहीं है तो वो खुद कर सकती है। डोनोवन ने उसकी बात को हंसकर टाल दिया और जैक ने भी स्कारलेट को नीचे दिखाया। उसे चेतावनी दी कि वो अपने गुलाम को उकसाए नहीं, क्योंकि वो एक पूर्व ए रैंक एडवेंचरर है। उसने कहा कि उसे नाइट कैप्टन जितनी ताकत चाहिए होगी उसे हराने के लिए। स्कारलेट ने पूछा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और जैक ने कहा कि वो बस उसकी चिंता कर रहा है। लेकिन फिर डोनोवन ने घोषणा की कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो एक औरत के सामने अपनी इज्जत खोने नहीं देगा और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसने चाबुक खींचने की कोशिश की, लेकिन स्कारलेट की मजबूत पकड़ से वो उसे हिला नहीं सका। उसने और जोर लगाया और जैक ने उसे मजाक बंद करने को कहा, क्योंकि कोई लड़की पुरुष से भारी वजन वाली कैटेगरी में नहीं जीत सकती। डोनोवन ने कहा कि वो पूरी ताकत लगा रहा है। फिर स्कारलेट ने जैक से पूछा कि क्या डोनोवन को भी नीलाम किया जाएगा। उसने जवाब दिया कि वो डोनोवन को अपना निजी बॉडीगार्ड और बाकी गुलामों के ट्रेनर के तौर पर रखेगा। ये स्कारलेट के लिए अच्छी खबर थी, क्योंकि उसे डरने की ज़रूरत नहीं थी कि डोनोवन को नुकसान होने से उसकी कीमत कम हो जाएगी। अचानक स्कारलेट ने डोनोवन को हवा में उछाला और फिर उसे स्ट्रेटोस्फीयर में एक पंच से भेज दिया। जीन ये देखकर हैरान रह गया, लेकिन स्कारलेट को उसकी परवाह नहीं थी। वो नानाका की तरफ मुड़ी और उसका कॉलर हटाया तो देखा कि वो खून से लथपथ है। उसने अपनी हीलिंग मैजिक से उसके घाव ठीक किए और उसे गले लगाया। कहा कि वो जल्दी वापस आएगी और तब तक उसे यहाँ की परेशानियों को सहन करना चाहिए। स्कारलेट ने नोबल से टूटी खिड़की के बारे में पूछा और उसने कहा कि उसे मरम्मत के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं। उसने स्कारलेट का शुक्रिया अदा किया कि उसने डोनोवन को अनुशासित किया, क्योंकि वो खुद ऐसा कभी नहीं कर पाया। जब स्कारलेट अपने इन पर लौटी तो उसे बाहर एक परिचित गाड़ी खड़ी मिली। उसका भाई बाहर आया और वो उस पर बहुत गुस्सा था। उसने कहा कि वो पूरी कहानी राजधानी पहुंचने पर सुनाए। स्कारलेट ने गाड़ी में जूलियस को देखा और उसे कोसा कि वो बेकार प्रिंस है जो उसके भाई को उनके बारे में पता लगने से नहीं रोक सका। राजधानी पहुंचने पर लियो ने चाय की मेज़ पर ज़ोरदार शराब पीनी शुरू कर दी और जूलियस स्कारलेट से पूछा कि उनके पास ज़रा सी अक्ल है भी या नहीं। उसने पूछा कि वो अपनी जान कैसे इतनी बेपरवाही से जोखिम में डाल सकते हैं, लेकिन जूलियस ने कहा कि उन्हें गुलाम नीलामी की लोकेशन मिल गई तो सब ठीक है। लियो शांत हो गया और कहा कि उसने भी रिसर्च की और पाया कि प्राइम मिनिस्टर गॉडविन खुद नीलामी का आयोजन कर रहा है। स्कारलेट ने बताया कि नीलामी 2 दिन में है और लियो घबराकर मिशन की प्लानिंग शुरू कर दी। उधर स्कारलेट जूलियस को घूरने लगी, जिसने मुस्कुराकर पूछा कि क्या वो उस दिन जैसा एप्पल पाई खाना चाहती है। वो बिना वजह उस पर गुस्सा हो गई, लेकिन लियो ने बीच में टोक कर कहा कि उसे एक प्लान सूझा है। सबसे पहले वो चाहता है कि स्कारलेट घर वापस जाए, लेकिन उसने मना कर दिया। कहा कि ये एकमात्र चीज़ है जो वो नहीं कर सकती। लियो को लगता है कि उसे सिर्फ गॉडविन के चेहरे पर मुक्का मारने का मोटिवेशन है, लेकिन वो कहती है कि इससे ज़्यादा है। वो कहती है कि बचपन से देखती आई है कि अच्छे लोग परेशान होते हैं और बुरे नोबल्स फलते फूलते हैं। उसे लगता है कि लालची बुरे लोगों को आम तरीके से सज़ा नहीं दी जा सकती और उसे अपनी स्टाइल में कुछ करना होगा। अचानक वो उठकर कहती है कि खुदगर्ज और लालची नोबल्स को मुक्का मारना सबसे संतुष्टि देने वाला होता है,
लियो और जूलियस उसकी हिंसक आदतों पर अपनी आम प्रतिक्रिया देते हैं। स्कारलेट कहती है कि आम लोग नोबल्स को हरा नहीं सकते, लेकिन चूंकि वो एक हाई रैंकिंग ड्यूक की बेटी है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जूलियस उससे सहमत हो जाता है, जिससे लियो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे डर है कि स्कारलेट की हिंसक प्रवृत्ति उनके परिवार की इज्जत खराब कर देगी। लेकिन बड़ी परेशानी ये है कि वैनक्विश एम्पायर के लोग नीलामी में हो सकते हैं। स्कारलेट और जूलियस ये सुनकर तनाव में आ जाते हैं क्योंकि वैनक्विश एम्पायर पिछले 300 साल से उनके पैलेस्टाइन किंगडम से दुश्मनी में है। वो लोग क्रूर माने जाते हैं जो सिर्फ ताकत को ही सम्मान देते हैं और उनकी हुकूमत ड्रैगन राइडर्स के हाथ में है। हाल ही में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता शुरू हुई है, लेकिन लियो ने पक्की खबर दी कि वैनक्विश एयरफोर्स हाल ही में गॉडविन से संपर्क में थी। उसी वक्त गॉडविन वैनक्विश एरियल आर्मी के कुछ अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहा था। वो स्कारलेट पर गुस्सा था कि उसने काइल की पार्टी में घुसकर उनके प्लान बिगाड़ दिए और सैनिकों को उसे ख़त्म करने का हुक्म दिया। लाल बालों वाला सैनिक खुशी खुशी ये मिशन लेता है और अपने ड्रैगन पर उड़ जाता है, लेकिन गॉडविन उसकी घमंडी हरकत से खुश नहीं था। तभी एक लड़की ने उसे ड्रैगन राइडर्स की चिंता भूलने को कहा और उसे दिखाया कि उसके पास क्या है। उसने गॉडविन पर पिस्टल तान दी, लेकिन चूंकि इस दुनिया में गन नहीं बनी, वो समझ नहीं पाया कि ये क्या है। लड़की ने बताया कि ये पालमिया देवी का तोहफा है। गॉडविन ने अपना पेंडेंट निकाला और कहा कि उसके पास पहले से देवी का तोहफा है। उसे लगता है कि ये अजीब सा सिलेंडर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब लड़की ने पिस्टल से फूलदान तोड़ा, वो हैरान रह गया। लड़की कोई और नहीं, काइल की साइड चिक टारन थी और उसने गॉडविन को सलाह दी कि वो इस हथियार का इस्तेमाल करे जो सबसे ख़तरनाक दुश्मनों को भी मार सकता है, अपनी आने वाली जंगों में जीत के लिए। नीलामी का दिन आ गया और जैक घबराते हुए स्कारलेट का स्वागत नीलामी घर में करता है। उसने उसे एक मास्क दिया जो शायद उसके चेहरे को छुपाने में कुछ खास काम न करे, और स्कारलेट ने उसे शुक्रिया कहा, आज की नीलामी के लिए शुभकामनाएं दी। लेकिन वो खुद हंस पड़ी, जानते हुए कि ये उसकी और इन घमंडी नोबल्स की आखिरी नीलामी होगी। जैक ने स्कारलेट को हॉल में ले जाया और वो अपनी रणनीति सोचती रही। नीलामी की लोकेशन मिलने के बाद जूलियस ने तुरंत अपनी टीम के एजेंट्स को नौकर बनकर वहां भेज दिया, लेकिन उसे पता था कि हॉल के अंदर वो सभी बिना हथियार होंगे और अगर वो जादू का इस्तेमाल करें तो भी गॉडविन को अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने स्कारलेट को मुख्य फाइटर बनाया, क्योंकि बाकी लोग कमज़ोर हैं। उसे सिर्फ अपने मुक्कों से सबको हरा देना था। स्कारलेट भरोसे के साथ हॉल में गई। उसी वक्त लियो और बाकी नाइट्स बाहर इंतजार कर रहे थे, तैयार कि जूलियस जब हुक्म देगा हमला करेंगे। लियो अपनी तैयारी से खुश था, लेकिन दुआ करता था कि स्कारलेट अपना वादा निभाए और बेवजह हिंसा न करे। उसका पेट दर्द करने लगा क्योंकि उसे पता था कि वो अपने मुक्कों को काबू में नहीं रख सकती और बस उम्मीद थी कि मिशन समहाउ कामयाब हो जाए। दूसरी तरफ स्कारलेट नोबल्स को सुन रही थी कि वो नीलामी से किस तरह के गुलाम चाहते हैं। सबकी पसंद अलग थी, लेकिन सब मानते थे कि आज की नीलामी का मुख्य आकर्षण शेप शिफ्टिंग बीस्ट फोक है। तभी लाइट्स बंद हो गईं और स्कारलेट किसी से टकरा गई। वो माफ़ी मांगकर चला गया और उसे लगा कि उसकी आवाज़ पहले कहीं सुनी है, लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं था क्योंकि अनाउंसर स्टेज पर आया और नीलामी शुरू कर दी। उसने पहले एक पंख वाली औरत को स्टेज पर लाया और नोबल्स तुरंत बोली लगाने लगे। स्कारलेट बालकनी से उन्हें देख रही थी, अपने गुस्से को मुश्किल से काबू में रखते हुए। तभी जूलियस वहां आ गया। उसने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है जब उसे मिशन लीड करना था, और उसने जवाब दिया कि वो उसकी चेकिंग करने आया है। स्कारलेट वहां से चल दी, लेकिन जूलियस उसका पीछा करता रहा और पूछता रहा कि क्या उसे गॉडविन दिखा। उसने कहा कि नहीं, लेकिन उसे अंदाज़ा है कि वो कहाँ हो सकता है। जूलियस ने उसे जल्दी एक्शन लेने को कहा क्योंकि रॉयल नाइट्स गेट के बाहर खड़े हैं और वो उसका टारगेट ले सकते हैं अगर वो देर करे। स्कारलेट ने उसे एक डील ऑफर की, कहा कि वो नाइट्स को बुलाने में देरी करे क्योंकि वो उसे गॉडविन को पीट कर लाइफ टाइम का शो देगी। जूलियस इस ऑफर से तुरंत राज़ी हो गया क्योंकि यही वजह थी कि वो अंडरकवर टीम में शामिल हुआ। लेकिन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की पिटाई का शो देखना उसके लिए काफ़ी नहीं था और उसने स्कारलेट से पूछा कि बदले में वो उसे क्या देगी। उसने 1 सेकंड सोचा और फिर वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी भर ताज और किंगडम के लिए वफादार रहेगी। जूलियस ने तुरंत ये पिच ठुकरा दी, कहा कि वो उससे ताज के लिए कुछ नहीं चाहता। उसने धीरे से उसका चेहरा पकड़ा और उससे वफादारी खुद को देने को कहा। स्कारलेट ने कहा कि ये तो एक जैसा ही है क्योंकि वो अगला सम्राट बनेगा, लेकिन जूलियस ने कहा कि वो बेसब्र है। वो हिचकिचाई, लेकिन प्रिंस ने साफ किया कि अगर वो अभी वफादारी का वादा नहीं करती तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। स्कारलेट हार मान गई और उसे अपनी वफादारी की कसम दी, जिससे जूलियस बहुत खुश हुआ। उसने आखिरकार सारी बातें निपटने के बाद गॉडविन की लोकेशन पूछी
और स्कारलेट को लगता था कि वो सबसे ऊंची बालकनी से सब देख रहा होगा। जूलियस ने कहा कि ऐसे में उन्हें जल्दी वहां पहुंचना चाहिए और स्कारलेट ने कहा कि उसे गॉडविन को पीटने की बेसब्री जूलियस से ज़्यादा है। उसी वक्त जेल में गार्ड्स एक इल्फ महिला को ले गए जबकि उसकी बेटी पीछे रह गई। वो अपनी माँ का पीछा करने की कोशिश करती है लेकिन नानाका ने उसे रोका और कहा कि ये बेकार है। लड़की रोने लगी जबकि बाकी गुलाम भगवान और संतों से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें बचाया जाए, लेकिन नानाका ने वादा किया कि सब सुरक्षित रहेंगे। दूसरी तरफ स्कारलेट ने गार्ड्स को नींद की झपकी में डाल दिया और जूलियस ने उसकी मैजिक कंट्रोल की तारीफ की। वो इस पर नाराज़ हो गई, उसे याद दिलाया कि अकादमी में मैजिक प्रैक्टिकल्स में उसने उसे हरा दिया था और जूलियस को उसकी जलन देखकर मज़ा आया। तभी उन्हें कुछ गुंडों का सामना करना पड़ा और स्कारलेट को तुरंत पता चल गया कि वो गॉडविन के निजी गार्ड्स हैं। उसने उन्हें एपेटाइज़र माना और अपने डायमंड स्टडेड नकल्स पहन लिए। उसने क्रेनुआ का आशीर्वाद इस्तेमाल नहीं किया और बिना रुके सब गुंडों की पिटाई कर दी। फिर दरवाज़ा तोड़कर कमरे में घुसी जहां गॉडविन अपने करीबी साथियों के साथ शो एंजॉय कर रहा था। सब अभी भी समझ नहीं पाए थे कि क्या हो रहा है। तभी स्कारलेट आत्मविश्वास से कमरे में घुसी और मास्क हटाकर गॉडविन को बताया कि उसके मुक्के उसके चेहरे से मिलने के लिए बेकरार हैं। गॉडविन उसे देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसका बेटा गुस्से से भर गया क्योंकि उसे स्कारलेट से पुराना हिसाब बाकी था। उसने लाइटनिंग स्पेल डाला स्कारलेट पर हमला करने के लिए, लेकिन जूलियस ने रॉयल रिंग का इस्तेमाल करके स्पेल को रद्द कर दिया। गॉडविन रिंग देखकर घबरा गया क्योंकि ये एम्पायर के लोगों के द्वारा डाले गए किसी भी स्पेल को निष्क्रिय कर सकती है और ये सिर्फ सम्राट और जूलियस के पास हो सकती है। जूलियस ने तुरंत लुकअप शुरू किया और भ्रष्ट नोबल्स अपनी पैंट में डूब गए क्योंकि अब उनकी हार तय थी। लेकिन उन्होंने एक दूसरे को समझाया कि सामने वाला शायद नकली है और गॉडविन ने फैसला किया कि वो स्कारलेट और जूलियस को जल्दी ख़त्म कर दे। उसने एक ख़ास गुलाम को बुलाने का हुक्म दिया और स्कारलेट ने पहचाना कि वो उग्र बीस्ट मैन डोनोवन है जो अब बीस्ट मोड में बदल गया है। गॉडविन ने डोनोवन को दोनों को मारने का हुक्म दिया, लेकिन तभी सिगुर वहां आया और उसका हाथ काट दिया। स्कारलेट को एहसास हुआ कि पहले टकराया वो शख्स सिगुर था जो काइल का वफादार बनकर नीलामी में घुसा था। गॉडविन अब बहुत परेशान था और उसने सबको हमला करने का आदेश दिया। सिगुर ने दूसरी तरफ कमान संभाली और स्कारलेट जूलियस को पीछे रहने को कहा, लेकिन स्कारलेट ने उसकी कॉलर पकड़ ली और उसे पीछे खींच लिया। कहा कि यहाँ के नोबल्स उसके टारगेट हैं और वो उन्हें छू नहीं सकता। सिगुर को स्कारलेट का ये हुक्म सुनकर मज़ा आया और उसने कहा कि वो सिर्फ डोनोवन से लड़ेगा जबकि बाकी गंदे नोबल्स को वो संभालेगी। उसने तुरंत उसका आदेश माना और स्कारलेट को नोबल्स को हवा में उछालने और मिनी साइक्लोन बनाने का मौका दिया। कोई उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया जब उसका खतरनाक स्माइल देखा, लेकिन स्कारलेट ने सबको एक एक करके निपटाया। कुछ को बालकनी से बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद लियो अंदर दौड़ा क्योंकि उसे प्रिंस का सिग्नल नहीं मिला और वो खून से लथपथ मंजर देखकर हैरान रह गया। स्कारलेट नोबल्स के ढेर के सामने गर्व से खड़ी थी और लियो सोचने लगा कि वो आखिरकार मास मर्डरर बन गई। स्कारलेट ने कहा कि उसने अपने आप को काबू रखा, किसी की जान नहीं ली। लेकिन तभी उन्होंने सिगुर को डोनोवन से लड़ते देखा। बाकी मेहमान घबरा कर भाग रहे थे और लियो को लगा कि कुछ भाग सकते हैं। जूलियस ने उससे सहमति जताई और कहा कि नाइट्स को भेजना चाहिए, लेकिन स्कारलेट ने उसे याद दिलाया कि उसने अभी गॉडविन को नहीं पीटा। फिर भी जूलियस ने लियो को नाइट्स को गॉडविन के पीछे भेजने का आदेश दिया और स्कारलेट ने कहा कि ये उसके वादे के खिलाफ है। उसने उसे भरोसा दिलाया कि सिर्फ वो ही गॉडविन को पीट सकेगी। लियो ये सुनकर पलट गया और पूछा कि आखिर क्या हो रहा है। जूलियस ने बताया कि उसने स्कारलेट के साथ वचन बदले हैं तो उसे उसका वादा निभाना होगा। लियो ये सुनकर हैरान रह गया क्योंकि उसे लगा कि जूलियस और स्कारलेट ने शादी के वचन लिए हैं। वो भावुक हो गया सोचकर कि उसकी बहन को आखिरकार वो शख्स मिल गया जिसके साथ वो जिंदगी बिताना चाहती है, लेकिन स्कारलेट को समझ नहीं आया कि वो इतना ड्रामेटिक क्यों हो रहा है। जूलियस को एहसास हुआ कि दोनों ही माहौल समझने में थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन उसने उन्हें इग्नोर किया और नाइट्स को सिग्नल भेज दिया। थोड़ी देर बाद लियो भी अपने ड्रामे से उभरा और अपनी खास स्किल क्लेयरवॉयंस का इस्तेमाल करके पूरे मकान को स्कैन किया। उसे गॉडविन और उसका बेटा छत की तरफ जाते दिखा और तुरंत बाद उसे एक ड्रैगन छत के ऊपर मंडराता हुआ मिला। तीनों छत की तरफ दौड़े और जूलियस ने कहा कि उसकी थ्योरी सही थी कि गॉडविन वैनक्विश एम्पायर के ड्रैगन राइडर्स के साथ काम कर रहा था। उसने कहा कि जल्दी करना होगा वरना गॉडविन भाग जाएगा, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो बेसमेंट में थे और 5 मंजिलें पार करनी थीं। स्कारलेट के पास इसका हल था और उसने अपने जूते उतारे, लियो से नानाका और बाकी गुलामों को आज़ाद करने को कहा। फिर उसने एक्सेलरेशन पावर चालू की, एक छलांग में पूरी सीढ़ी पार कर दी। वो दीवारों पर उछलती हुई खिड़की तोड़कर सीधे छत पर जा पहुंची। एक साथ इतनी ताकत इस्तेमाल करने से उसके शरीर पर भारी बोझ पड़ा, लेकिन ड्रैगन और गॉडविन उसकी नज़र में थे और वो उस बूढ़े को भागने नहीं देना चाहती थी। उधर
गॉडविन और उसका बेटा ड्रैगन राइडर से मिले और उसे गालियां दीं। उन्होंने कहा कि एक आम सैनिक को ड्रैगन से उतरकर उनके बराबर आना चाहिए, लेकिन ड्रैगन राइडर उनसे नाराज़ हो गया। उसने उन्हें नीच इंसान कहा और अपने ड्रैगन को उनसे निपटने का हुक्म दिया। ड्रैगन ने अपनी भारी पूंछ से दोनों को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी स्कारलेट आसमान से उल्का की तरह उतरी और ड्रैगन की पूंछ रोक ली। राइडर को कहा कि वो उसके मुक्का मारने वाले टारगेट्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने गॉडविन के बेटे को पैरों तले कुचल दिया और बेपरवाही से कहा कि अब उसकी बारी है। लेकिन अचानक ड्रैगन राइडर कूद पड़ा और स्कारलेट से कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसकी ड्रैगन की पूंछ को एक हाथ से रोकेगा। वो उसके सामने घुटने टेक कर हूड हटाया और कहा कि वो उससे प्यार कर बैठा है। उसने शादी का प्रस्ताव रखा, जिससे सब हैरान रह गए, लेकिन स्कारलेट ने मना कर दिया और उसे दूर धक्का दे दिया। ड्रैगन ने अपने मालिक का बदला लेने के लिए स्कारलेट पर हमला किया, लेकिन उसने उसका मुंह पकड़कर ज़मीन पर दबा दिया। उसी वक्त ड्रैगन राइडर उठ खड़ा हुआ और स्कारलेट को हरा देखकर और भी इम्प्रेस्ड हो गया। उसने फिर शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन स्कारलेट ने उसके पेट में पंच मारा ताकि उसकी सांस रुक जाए। लाल बालों वाला फिर भी बकवास करता रहा कि वो खूबसूरत, ताकतवर और खूबसूरत है, तो स्कारलेट ने उसे लात मारी, सोचकर कि ये काफ़ी होगा उसे नीचे गिराने के लिए। लेकिन वो उठ खड़ा हुआ और भले ही वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, फिर भी उसने स्कारलेट से साथ चलने को कहा, क्योंकि इस कमज़ोर किंगडम में उसकी जगह नहीं। स्कारलेट को उसकी बातों से चिढ़ हो गई और उसने उसकी कॉलर पकड़कर उसे अपने किंगडम तक भेज दिया। इसके बाद स्कारलेट ने गॉडविन की तरफ ध्यान दिया, जो पहले से ही डर के मारे कांप रहा था। उसने माफ़ी मांगी कि उसने उसे मारने की कोशिश की और टारन की मदद से उसकी कायल से सगाई तोड़ी। दूसरी बात स्कारलेट के लिए नई थी और उसने मिनिस्टर से पूछा कि क्या उसने टारन को कायल के पास पहुंचाया। उसने कहा कि अगर उसने उसे उस दिन सबके सामने शर्मिंदा किया तो उसे इसका भुगतान करना होगा। गॉडविन हकलाते हुए बोला कि वो बस टारन के प्लान को फॉलो करता था। स्कारलेट को जिज्ञासा हुई और गॉडविन को भागने का मौका दिखा। उसने जानकारी देने का वादा किया अगर वो उसे छोड़ दे, और बताया कि टारन आम लड़की नहीं है और देवी ने उसे दूसरी दुनिया से बुलाया है। स्कारलेट को यकीन नहीं हुआ कि वो सच बोल रहा है, लेकिन नई जानकारी ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। गॉडविन के लिए दुर्भाग्य से स्कारलेट ने सोचा कि डर ने उसे बूढ़ा बना दिया है और वो अपनी जान बचाने के लिए बकवास कर रहा है। उसे यकीन नहीं हुआ कि टारन देवी द्वारा बुलाई गई दूसरी दुनिया की लड़की है, तो उसने गॉडविन को सज़ा देने का फैसला किया। गॉडविन ने फिर से बातचीत की कोशिश की, उसे कुछ भी ऑफर किया। स्कारलेट ने सोचा और कहा कि उसे एक इंसानी मुक्का मारने वाला चाहिए जो शरारती आंखें, नुकीली नाक और गद्देदार कपड़े पहने। गॉडविन ने कहा कि वो उसे दे सकता है, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि स्कारलेट उसे ही बता रही है। स्कारलेट को इसका इंतज़ार था और उसने क्रेनोआ की पावर का इस्तेमाल किया ताकि उसके आसपास का वक्त 100 गुना धीमा हो जाए, जबकि वो अकेली सामान्य रूप से चल सके। उसने गॉडविन को उन लोगों की तरफ से मुक्का मारा जिनका उसने शोषण किया और जिन्हें गुलाम बनाया। उसने उसे नानाका की ज़िंदगी बर्बाद करने और उसे मारने की कोशिश करने के लिए मारा, और आखिर में बस इसलिए मारा क्योंकि वो उसे पीटना चाहती थी। जैसे ही उसने आखिरी मुक्का मारा, उसका टाइम मैजिक ख़त्म हो गया और गॉडविन ने सारी देर से आई चोटें एक साथ झेलीं। वो शिष्टाचार से झुकी जब गॉडविन उड़ गया, लेकिन अचानक वो घुटनों के बल गिर गई क्योंकि उसने क्रेनोआ की पावर बहुत इस्तेमाल कर ली थी। उसके बालों के सिरे काले हो गए और हाथों से खून बहने लगा। स्कारलेट को डर था कि उसका भाई उससे नाराज़ होगा। वो संतुलन खोने लगी, लेकिन जूलियस वक्त पर पहुंचा और उसे थाम लिया। उसने अपनी पावर से उसे ठीक किया और कहा कि अगर उसे निजी तौर पर न जानता तो यकीन नहीं होता कि कोई इंसान यहाँ लड़ रहा था। थोड़ी देर बाद लियो और बाकी लोग वहाँ आए और स्कारलेट से पूछने लगे कि वो ठीक है। उन्हें गॉडविन कहाँ गया ये भी जानना था, और उसने कहा कि वो अब भी दीवार के पार गया। लेकिन स्कारलेट ने अंदाज़ा नहीं लगाया कि बूढ़ा प्राइम मिनिस्टर अभी जिंदा था। वो दीवार से कूदकर नीचे आया और टारन की दी पिस्टल निकालकर स्कारलेट पर गोली चलाई, लेकिन जूलियस ने उसे बचाने के लिए खुद आगे कूद पड़ा और गोली अपने शरीर पर ले ली। सब दंग रह गए, लेकिन गॉडविन खुश था कि उसने कम से कम एक दुश्मन से छुटकारा पा लिया। स्कारलेट गुस्से से भर गई और उस पर झपट्टा मारी, उसे ज़मीन पर पटक दिया। गॉडविन ने कहा कि उसके मुक्के उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि उसके पास पौमिया देवी का तोहफा है जो उसे हर नुकसान से बचाता है। लेकिन उसने गलती की और उसे स्कारलेट को दिखाया, जिसे उसने तुरंत छीन लिया और उसकी नाक तोड़ दी। उसने कहा कि जूलियस की हत्या का पाप माफ़ नहीं किया जा सकता और उसे आफ्टर लाइफ में जूलियस से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके बाद उसने पूरी ताकत से गॉडविन को मारा और उसे उड़ाकर भेज दिया। उसने कहा कि उसने जूलियस का बदला ले लिया और उसे स्वर्ग से देखने को कहा। जूलियस खांसते हुए बोला कि वो अभी मरा नहीं क्योंकि लियो की हीलिंग मैजिक ने उसकी जान बचाई।
उसने पूछा कि क्या स्कारलेट उसे जिंदा देखकर निराश है, और उसने कहा कि वो खुश है कि वो ठीक है। थोड़ी देर बाद सारे नोबल्स अरेस्ट हो गए और गॉडविन भी स्कारलेट के फुल पावर पंच के बावजूद जिंदा रहा। उधर स्कारलेट गाड़ी में आराम कर रही थी, संतुष्ट कि उसे अपने टारगेट को पीटने का मौका मिला। उसी वक्त वैनक्विश एम्पायर में प्रिंस ऑल एक पेड़ में फंसा था जब उसका दोस्त उसे बचाने आया। उसने पेड़ पर लात मारी जिससे ऑल नीचे गिरा और फिर उसे सहारा देकर ड्रैगन तक ले गया। ऑल ने शिकायत की कि उसके सारे हड्डियां टूट गई होंगी, लेकिन दोस्त ने कहा कि उसका मजाक भी मज़ेदार नहीं है क्योंकि उसके पास पूरे ग्रह का सबसे मजबूत शरीर है। लाल बालों वाला प्रिंस ने बताया कि उसे दूसरी देश से उछालकर यहाँ लाया गया और शायद उसने अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर ली ताकि जिंदा रह सके। जल्दी ही वो ड्रैगन तक पहुंचे और उड़ान भरी। रास्ते में गोरे बालों वाले ने ऑल से पूछा कि क्या उसे वो खिलौना मिला जिसके साथ खेलना था। ऑल ने स्कारलेट को याद किया और कहा कि उसे उसके साथ खेलने में मज़ा आया। उसने उससे कहीं ज़्यादा वक्त बिताया था जितना उसने सोचा था और अब वो फिर से मिलना चाहता है। बैक इन द किंगडम स्कारलेट ने स्लेव ऑक्शन रोकने की खबर तेज़ी से फैल गई और सब उसे किंगडम का सेवियर कहने लगे। प्रेस रॉयल एकेडमी गया और उसके दोस्तों से उसकी हॉबीज़ और पेट्स के बारे में बात की। लड़कियां सोच रही थीं कि स्कारलेट का पेट शायद कोई क्यूट फ्लफी कैट होगा या फिर एलिगेंट डॉग, लेकिन उसका नया पेट है ड्रैगन रेक्स, जो ऑल ने छोड़ गया था। स्कारलेट ड्रैगन को ट्रेनिंग दे रही थी, वहीं नाना का उसे दूर से जलन भरी नज़रों से देख रहा था। तभी उसका बटलर आया और बताया कि उसने टाउन के सारे मर्चेंट्स को उसकी बनाई चीज़ सप्लाई कर दी है। उसे यकीन नहीं कि ये अच्छा बिकेगा क्योंकि ये काफ़ी यूनिक है, लेकिन स्कारलेट को भरोसा है कि जूलियस इसे ज़रूर खरीदेगा। बटलर ने नोटिस किया कि नाना का उस नए पेट से जलन खा रहा है, तो स्कारलेट ने उसे बुलाया कि वो भी उसके साथ खेले। नाना का खुश होकर पप में बदल गया और उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन मैड्स आ गए और उसे ले गए क्योंकि मेहमानों की तैयारी में मदद चाहिए थी। दूसरी तरफ तरान जेल गई, लेकिन गार्ड्स ने उसे रोका। उसने अपनी मैजिक से उन्हें ब्रेन वॉश किया और वो उसे अंदर जाने दिया। वो सोचने लगी कि उसे अपनी कहानी का सबसे प्यारा फेरी टेल एंडिंग चाहिए। वो किसी प्रिंस से प्यार करना चाहती है और उसके साथ कई चुनौतियों को पार करके खुशहाल ज़िंदगी पाना चाहती है। जो भी वो कर रही है वो उसी के लिए है। अब भी वो गोदविन से मिलने गई है। गोदविन उसे देखकर खुश हुआ और बोला कि वो उसे आज़ाद कर दे क्योंकि वो देवी पोम की सेवा में सब कुछ करेगा। तरान ने कहा कि वो उसे धन्यवाद देती है कि उसने रीज़न की दूसरी रिलीजन को दबाकर कम्युनिज्म को देश का बड़ा रिलीजन बनाया। गोदविन ने कहा कि अगर वो आज़ाद हो जाए तो और भी कर सकता है, लेकिन तरान ने कहा कि उसके पास देवी पोमिना का एक गिफ्ट है। उसने अपनी पावर से उसे भी ब्रेन वॉश किया और फिर जहर की बोतल फर्श पर छोड़ दी। गोदविन अब पूरी तरह उसके कंट्रोल में उस जहर को पी गया और तरान चली गई, उसे धन्यवाद देते हुए कि उसने अपनी कहानी में उसका रोल प्ले किया, लेकिन अब वो उसकी ज़रूरत नहीं। गोदविन की मौत की खबर जूलियस और दूसरों तक पहुंची, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ कि इतना मजबूत इंसान खुदकुशी करेगा। लियो को भी शक हुआ क्योंकि तरान के बारे में कुछ पता नहीं चला, हालांकि स्कारलेट की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक बड़ा सहयोगी है। तभी नाना का वहाँ पुरानी फाइल्स लेकर आया जो लियो ने मांगी थीं। जैसे ही वो फाइल्स चेक करने लगे, जूलियस को तरान नाम की लड़की के बारे में जिज्ञासा हुई जो प्राइम मिनिस्टर तक को कंट्रोल कर सकती थी। अचानक उसे पोमुनिज्म रिलीजन का नोट मिला और नानाका ने यह सुनकर पीछे मुड़ा। जूलियस ने बताया कि किंगडम में कई रिलीजन हैं और पोमुनिज्म उनमें से एक बड़ा है। लियो ने और डिटेल्स दी कि यह हाल ही में पॉपुलर हुआ है और अब किंगडम का ऑफिशियल रिलीजन भी बन गया है। ये पालिना, ब्यूटी और लव की देवी की पूजा करता है और इसका लीडर एक घमंडी मर्चेंट है जो बिल्कुल लालची है। नानाका को समझ आया कि ये गोदविन से कैसे जुड़ा हो सकता है क्योंकि वो हर भ्रष्ट इंसान से डील करता था, लेकिन सिगुर ने दूसरी बड़ी रिलीजन की बात की जो किंगडम की नींव पड़ने से चली आ रही है। ये दियानिज्म है जो सेंट डायना की पूजा करता है, जो एक लड़की थी जिसे एक्सोर्सिज्म की पावर थी। लियो ने कहा कि ये स्टेट रिलीजन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके पीछे हैं। अगर आम लोगों से पूछो तो वो कहेंगे कि दियानिज्म को ये टाइटल मिलना चाहिए। सिगुर को याद आया कि दियानिज्म का ऑफिशियल तीर्थ यात्रा फेस्टिवल जल्द आने वाला है और जूलियस ने इसे लियो पर छोड़ दिया क्योंकि वो इससे डील नहीं करना चाहता। अचानक उसने स्कारलेट का जिक्र किया और लियो से पूछा कि वो कैसे है। लियो ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और कल ही वो अपने ड्रैगन के लिए खाना हंट करने गई थी। जूलियस हंस पड़ा और बोला कि वो सच में एक अनोखी और कमाल की लड़की है। वो सोचने लगा कि स्कारलेट के साथ उसे कभी बोरियत नहीं होगी और क्या उसे उससे शादी के लिए पूछना चाहिए। लियो खुशी से चमक उठा और बोला कि जूलियस मजाक बंद करे क्योंकि वो पहले ही उससे वचन ले चुका है। नानाका और सिगार्ड ये सुनकर हैरान रह गए और लियो ने बताया कि जूलियस और स्कारलेट ने एक दूसरे को ज़िंदगी का वादा कर लिया है, लेकिन ये अभी टॉप सीक्रेट है। वो अपनी बहन की किस्मत की तारीफ करते रहा और जूलियस को उम्मीद है कि एक दिन वो खुद सच समझ जाएगा। इस बीच वो अपनी प्यारी से मिलने जाने का फैसला करता है। कुछ दिन बाद
स्कारलेट ने ड्रैगन को पूरी तरह से ट्रेन कर लिया और वो उसकी पीठ पर परफेक्टली सवारी कर रही थी। उसके एकेडमी के दोस्त उसके घर आए और गेट पर जैसे ही वो थे, ड्रैगन उनकी तरफ उड़ता दिखा। उन्हें स्कारलेट सवारी करते नहीं दिखी और बटलर को समझाने का इंतजार किए बिना उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। ड्रैगन पर हमला हुआ और स्कारलेट को चोट नहीं लगी। बाद में चाय पीते वक्त उसे पता चला कि उसके दोस्तों ने सोचा था कि ड्रैगन दुश्मन है। उन्होंने गर्व से कहा कि उन्हें ऐसा लगा क्योंकि दुश्मन किंगडम के सैनिक ड्रैगन पर सवारी करते हैं और उन्होंने उसे देखते ही उसे मार गिराने की कोशिश की। स्कारलेट को थोड़ा अच्छा लगा कि उसके दोस्त वैसे ही हैं जैसा पहले थे, क्योंकि वो लंबे समय से उनसे नहीं मिली थी। लड़कियां बहस करने लगीं कि स्कारलेट के बिना गर्ल्स डॉर्म में कौन बॉस था। इसके बाद उन्होंने स्कारलेट से कहा कि वो जल्दी स्वस्थ हो और एकेडमी लौट आए, क्योंकि ग्रेजुएशन का वक्त नज़दीक है और वो उसके बिना ग्रेजुएट नहीं होना चाहती। पर्पल हेयर वाली लड़की ने कहा कि वो जल्दी ग्रेजुएट हो और किसी अच्छे लड़के से शादी करना चाहती है। स्कारलेट ने सुना था कि उसके कई स्वीटर्स हैं, लेकिन उसने कहा कि कोई भी सीरियस नहीं है। उसे वो लड़का चाहिए जो उसकी जान जोखिम में डाल सके। स्कारलेट को उसकी ख्वाहिशें सुनकर खुशी हुई, लेकिन ये उसे जूलियस की याद दिला गया, जो उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बारे में क्या सोचे। फिर उसके दोस्तों ने पूछा कि क्या उसके शादी के कोई प्लान है। स्कारलेट के पास इसका जवाब नहीं था, लेकिन वो बच गई। नानाका कमरे में आया और उसने कहा कि वो अभी बिजी है और बाद में उसके साथ खेलेगी, लेकिन नानाका ने कहा कि वो खेलने नहीं आया, वो मेहमान लेकर आया है और वो मेहमान कोई और नहीं, जूलियस था। लड़कियां उसे देखकर हैरान रह गईं। जूलियस ने उनका अभिवादन किया और वो घबराकर खड़ी हो गईं। जूलियस ने पूछा कि क्या वो उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है और स्कारलेट ने कहा कि वो उनकी चाय टाइम में खलल डाल रहा है, लेकिन लड़कियां खुशी खुशी चाय टाइम छोड़ने को तैयार थीं। उसने पूछा कि क्या वो स्कारलेट को कुछ वक्त के लिए ले जा सकता है और स्कारलेट को ये तरीका पसंद नहीं आया। जूलियस ने उसकी परवाह किए बिना उसका हाथ पकड़ा और कहा कि उसे प्राइवेटली कुछ डिस्कस करना है। लड़कियां ये देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं और बोलीं कि वो उसे जितना चाहे उधार ले सकता है। स्कारलेट को ऐसा लगा जैसे सीजर को ब्रूट्स ने धोखा दिया हो। इसके बाद जूलियस ने स्कारलेट को बाहर ले जाया और पूछा कि क्या उसे गोदविन की मौत की खबर मिली। उसने हाँ कहा और जूलियस ने बताया कि उसने उसकी रिपोर्ट्स के आधार पर तरान की जांच की, लेकिन काइल को उसके बारे में कुछ नहीं पता। उनके पास कोई लीड नहीं है, इसलिए जांच रुक गई है। स्कारलेट को आखिर समझ आया कि जूलियस ने प्राइवेट बात क्यों करनी थी, क्योंकि दोस्तों के सामने ये डिस्कस नहीं हो सकता था। जूलियस ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और पूछा कि क्या वो कुछ और डिस्कस करना चाहती है। स्कारलेट ने कहा कि उसे कुछ नहीं कहना और पूछा कि क्या जूलियस को कुछ और जोड़ना है। जूलियस ने कहा कि उसके बाल अभी तक नॉर्मल नहीं हुए और उसने हाँ कहा कि वो जल्द ही हॉट स्प्रिंग जाएगी ताकि मेंटली और फिजिकली रिकवर हो सके। जूलियस ने कहा कि ये अच्छा आइडिया है क्योंकि वो किंगडम के लिए अनमोल संसाधन है और उसे अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए। वो उसे छोटी मोटी बात पर खोना नहीं चाहता और स्कारलेट ने कहा कि वो भी उसके लिए वही फील करती है। जूलियस को ये सुनकर हैरानी हुई और स्कारलेट ने उसे चेतावनी दी कि वो कभी भी अपनी जान जोखिम में न डाले। उसने कहा कि उसे खुशी है कि रॉयल फैमिली उसकी ब्लेसिंग्स को इतना वैल्यू करती है, लेकिन अगर फ्यूचर किंग को उसकी वजह से कुछ होता है तो वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। जूलियस ने उसे अचानक रोककर पूछा कि क्या वो यहाँ के गुलाब तोड़ सकता है और उसने इजाज़त दे दी। जूलियस गुलाब तोड़ने लगा और उसे याद दिलाया कि एक बार वो उसके साथ मार्केट गए थे। उसने कहा कि बहुत पहले उसके माता पिता भी आम लोगों की तरह मार्केट एंजॉय करने गए थे और स्कारलेट को हैरानी हुई क्योंकि वो बहुत सीरियस लगते हैं। जूलियस ने कहा कि वो बाहर से सख्त हैं लेकिन अंदर से रोमांटिक हैं। उसने बताया कि उसके पिता किंग ने माँ को हज़ारों गिफ्ट दिए थे उसे इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन वो बोर हो गई थी। फिर एक गिफ्ट ने उसका दिल जीत लिया और वो शादी के लिए हाँ कह गई। वो गिफ्ट था एक गुलाब का ताज जो उसने खुद बनाया था। अब जूलियस ने वही किया। उसने स्कारलेट के सिर पर गुलाब का ताज पहनाया और कहा कि उसे उसकी ज़रूरत है। उसने कहा कि उसके साथ उसका दुनिया रंगीन और खूबसूरत है, बिना उसे सब ग्रे और बेस्वाद लगता है। फिर उसने धीरे से उसका चेहरा पकड़ा और कहा कि उसने उसका दिल चुरा लिया। स्कारलेट का दिल ज़ोर से धड़का और उसके पैर कांपने लगे। जूलियस पास आया और पूछा कि क्या वो हमेशा उसके साथ रहेगी। स्कारलेट को हाँ कहने का मन हुआ, लेकिन फिर जूलियस ने उसे अपनी सबसे प्यारी खिलौना कहा और उसका मूड ख़राब हो गया। उसने पूछा कि क्या उसने इस गुलाब के ताज में प्यार डाला, और वहाँ कहता है कि उसने अपनी सबसे मज़ेदार खिलौने के लिए प्यार डाला। स्कारलेट अब गुस्से में थी, लेकिन जूलियस बिना परवाह किए चला गया। उसने कहा कि उसे नहीं पता था कि वो रोमांटिक फंतासियों से इतनी प्रभावित होगी जैसा कि दूसरी लड़कियां होती हैं। उसने कहा कि उसे लगभग भूल गया कि वो इंसान है, क्योंकि उसने उसे नोबल्स को पीटते देखा था और अंदाज़ा नहीं था कि उसे रोमांटिक कन्फेशन चाहिए। स्कारलेट ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपने नकल्ड ग्लव्स पहन लिए और
जूलियस से पूछा कि क्या उसे पीटने की इजाज़त है। कुछ दिन बाद स्कारलेट रात में लेटर पढ़ती है सेंट डायना का, जो बहुत मिलना चाहती है। स्कारलेट कसम खाती है कि डायना को कुछ नहीं होने देगी। अगले दिन लियो से हॉट स्प्रिंग टूर की परमिशन मांगती है। लियो को शक है कि किसी को पीटने जा रही है। नाना का मैप देखकर बोलता है कि रास्ता सेंट डायना कैथेड्रल के पास से है। लियो को लगता है संत को पीटने जा रही है, पर स्कारलेट की आंखें देखकर भरोसा हो जाता है। गेट पर जूलियस गाड़ी लेकर खड़ा है। दोनों साथ जाते हैं। रास्ते में जूलियस हंसता है कि लियो का रिएक्शन मिस मत करना। फिर सीरियस होकर बताता है कि गॉडविन की मौत के बाद दूसरे देश शक करने लगे हैं, अंदर भी स्पाइस हो सकते हैं। अचानक स्कारलेट का चेहरा पकड़कर बोलता है कि लियो को भी सब मत बताना। शहर के सामने विशाल दीवारें हैं। जूलियस बताता है कि पोप सारगॉन ने बाहर वालों से बचाने के बहाने बनवाई है, असल में करप्शन छुपाने के लिए। गेट बंद है। पोप सारगॉन का ऑर्डर है कि बिना एम्परर की परमिशन कोई अंदर नहीं। जूलियस को गुस्सा आता है कि पिलग्रिमेज रोक रहा है। तभी एक मोटा बदसूरत जारमौथ आता है, खुद को इंक्विजिटर बोलता है और प्रिंस को भी धमकी देता है। जूलियस रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑन रखता है। सबूत मिलते ही स्कारलेट को परमिशन देता है। स्कारलेट एक पंच में गेट उड़ा देती है। सारे सैनिक भाग जाते हैं। जारमौथ हैवी मेस से हमला करता है। स्कारलेट स्पीयर लेकर ब्लॉक करके पेट में मारती है, पर मोटापे प्लस मैजिक पेंडेंट की वजह से कुछ नहीं होता। जारमौथ चिल्लाता है कि गॉडेस का गिफ्ट है, कुछ नहीं होगा। स्कारलेट उस वाले गॉड के साथ थी, लेकिन स्कारलेट ने उसे एलॉन मस्क की रॉकेट से भी तेज़ स्पीड में आउटर स्पेस भेज दिया। वो अपने काम से बहुत खुश थी। तभी डायनिज्म चर्च के कुछ लोग आते हैं। उनके साथ पलाडिन परातास है, जो स्कारलेट को देखकर बहुत खुश होता है। वो माफ़ी मांगता है कि वो और जूलियस को रिसीव करने नहीं आया, क्योंकि उसके नाइट्स पूरे शहर में पोमिया फॉलोअर्स के दंगे कंट्रोल कर रहे थे। स्कारलेट सोचती है कि पोमिया वाले डायना फॉलोअर्स की यूनाइटेड पावर से डर गए होंगे, क्योंकि होली पिलग्रिमेज का टाइम नज़दीक आ रहा है। लेकिन जूलियस को लगता है कि शायद उनका कोई और मोटिव हो। तभी एक और होली नाइट आता है। परातास उसे देखकर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि दंगे के टाइम वो गायब था। वो नाइट बिल्कुल ध्यान नहीं देता और सीधा स्कारलेट के पास जाकर कहता है, मैंने ज़िंदगी में ढेर सारे 10 on 10 ब्यूटीज़ देखी हैं, लेकिन पहली बार 11 देख रहा हूँ। जूलियस बीच में आ जाता है। नाइट कूल तरीके से पूछता है कि क्या यही प्रिंस है। परातास तो पागल हो जाता है और उसे पीछे दौड़ाकर सबमिट करवाता है। फिर वो नाइट अपना नाम बताता है, डियोस होली ऑर्डर का हेड नाइट। जूलियस उसे पॉलिटली ग्रीट करता है, लेकिन स्कारलेट देख लेती है कि जूलियस को इस फ्री स्पिरिटेड बंदे से पहले से ही सर दर्द हो रहा है। स्कारलेट उसे ग्रीट करती है तो डियोस उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम पर पूरी तरह फिदा हूँ। सबके होश उड़ जाते हैं कि कितना बेशर्म है ये बंदा, लेकिन स्कारलेट अच्छे से बात करती है। वो पूछता है, क्लास डिफरेंस प्रॉब्लम तो नहीं। स्कारलेट बोलती है, हाई रैंक नोबल की बेटी होने के नाते उसकी ड्यूटी है अच्छे स्टैंडर्ड वाला लड़का से शादी करना। डियोस बताता है कि वो हाफ एल्फ है और उसका बाप एल्वेन नोबल है। स्कारलेट बोलती है, मज़ेदार बंदा है, लेकिन बिना परमिशन हाथ पकड़ना पसंद नहीं। डियोस हाथ छोड़ देता है और उसी सेकंड जूलियस स्कारलेट का हाथ छीन लेता है और बोलता है, अपनी हद में रहो, ये मेरी पार्टनर है। डियोस को लगता है कि दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटने वाला नहीं। बाकी नाइट्स गुस्सा होकर उसे घसीट कर ले जाते हैं। परातास माफ़ी मांगता है कि ये बेवकूफ़ 1 साल पहले आया था, लेकिन टैलेंट की वजह से तेज़ी से ऊपर चढ़ गया। स्कारलेट भी मानती है कि डियोस सच में स्किल्ड है। उसे पता चल गया था कि वो हाथ पकड़ने की वजह से मारने वाली थी। फिर वो जूलियस से पूछती है कि कितनी देर और उसका हाथ पकड़े रखेगा। जूलियस तुरंत छोड़ देता है। फिर दोनों सेंट्स से मिलने कैथेड्रल जाते हैं। जूलियस प्राइवेट ऑडियंस मांगता है। जैसे ही डायना रूम में आती है, स्कारलेट को गले लगाने दौड़ती है, मुझे बहुत मिस किया। जूलियस उसे खींचता है कि पहले प्रिंस को ग्रीट करो। डायना तमतमा जाती है, अपने गंदे हाथ जोड़ो, हटाओ। जूलियस धमकी देता है कि चर्च ऑफिशियल बुला लेगा। डायना घबरा जाती है, क्योंकि स्कारलेट के साथ टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती। फिर भी जूलियस छोड़ता है तो डायना फिर गले लग जाती है। स्कारलेट बोलती है, जल्दी बिजनेस कर लो। डायना 300 साल पुरानी होली पिलग्रिमेज की स्टोरी सुनाती है। डेमन लॉर्ड ने अटैक किया था। एक लड़की आई जिसके पास एक्सॉर्सिज्म पावर था। उसने डेमन्स को हरा दिया और प्यूरिफिकेशन जेम्स से बैरियर बनाया। वो मर गई। जेम्स कमज़ोर होने लगे। फिर हर कुछ साल बाद नई डायना आती रही और बैरियर रिस्टोर करती रही। इसीलिए लोग उसे सेंट डायना मानने लगे। अब की बार वाली डायना को स्कारलेट बहुत स्पॉइल करती है। जूलियस को अच्छा नहीं लगता कि वो बच्ची की तरह बिहेव करती है। वो बोलता है, इस बार पोमिया वाले प्रॉब्लम कर सकते हैं, इसलिए पिलग्रिमेज में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। डायना को परेड पसंद नहीं, क्योंकि पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है। जूलियस बोलता है, करना पड़ेगा, सबको दिखाना है कि सेंट हेल्दी है और चर्च ऑफ पोमिया को चेक में रखना है। फिर बोलता है कि डायना की पावर जा चुकी है, तो कम से कम इतना तो करे। स्कारलेट उसे रोकती है, क्योंकि लड़की की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं।
डायना फेक स्माइल करके बोलती है ठीक है, वो प्रिपेयर कर लेगी और कंफर्म करती है कि स्कारलेट रात रुक रही है। रात में स्कारलेट डायना के साथ सोती है, ढेर सारे जर्क्स को पीटने की स्टोरी सुनाती है। डायना बोलती है बड़ी होकर स्कारलेट जैसी स्ट्रांग बनना चाहती है। स्कारलेट पूछती है बॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं? डायना बोलती है बॉयज़ गंदे और बदतमीज़ होते हैं, जूलियस तो हैंडसम है लेकिन ट्विस्टेड हरामी है जो हमेशा तंग करता है। तभी सर्वेंट आती है सोने का टाइम बताने। जाने से पहले डायना रिक्वेस्ट करती है कि उसका असली नाम सोनिया है, सिर्फ पापा, और अब स्कारलेट उसे सोनिया बुलाए। स्कारलेट मान जाती है। अगले दिन परेड शुरू होती है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है कि अचानक पोमिया चर्च की तरफ से तोपों की आवाज़ आने लगती है। पब्लिक भागने लगती है। स्कारलेट क्रोनोस पावर यूज़ करके पोमिया चर्च की तरफ दौड़ पड़ती है। वहाँ पोमिया गॉडेस की स्टैचू पर एक क्यूट हेलबर्ड देखकर उसे पसंद आ जाता है। स्टैचू तोड़कर हेलबर्ड लेती है और बिल्डिंग में फेंक देती है। पूरी बिल्डिंग में धमाका हो जाता है। अंदर पोमिया के हाई रैंक प्रीस्ट्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्कारलेट आती है और बोलती है स्पीयर उसने फेंका था। पहले तो वो सीरियसली नहीं लेते, फिर पहचान जाते हैं और बोलते हैं कि उनका मिशन है दुनिया के एविल को ख़त्म करना और स्कारलेट टॉप पर है। इंक्विजिटर कतारल द वाइज नाम का गंजा बूढ़ा आता है। स्कारलेट स्टैचू का सर उसके मुंह पर दे मारती है, उसका मैजिक नेकलेस छीन लेती है और पूछती है पिलग्रिमेज रोकने की प्लानिंग क्यों की? बूढ़ा कन्फेस कर देता है। स्कारलेट बाकियों को भी पीट देती है। सिटी गार्ड्स आते हैं तो बोलती है सब टेररिस्ट को पकड़ लो, मैंने संभाल लिया। वापस आकर देखती है लियो ने डायना को गिरने से बचाया है। डायना लियो की इंटेंस आंखों में खो चुकी है। अगले दिन सिगुर जूलियस को रिपोर्ट करता है कि सिचुएशन कंट्रोल हो गई, लेकिन जूलियस को शक है कि डायनिज्म में स्पाई है, क्योंकि सिर्फ हाई रैंक वाले को पता था कि वो दोनों आ रहे हैं। सिगुर को पोमिया चर्च में घुसकर पता लगाने भेजता है। स्कारलेट पिलग्रिमेज के साथ ट्रैवल कर रही है, लियो भी साथ है। लियो पूछता है हॉट स्प्रिंग टूर छोड़कर यहाँ क्या कर रही है? स्कारलेट झूठ बोलती है कि पोमिया वाले डायना फॉलोअर्स पर जुल्म कर रहे थे तो मदद करने आई। लियो को एक भी बात पर यकीन नहीं, लेकिन छोड़ देता है। बाद में रात को डायना बेड पर लौटपोट हो रही है क्योंकि लियो को देखकर पागल हो गई है। स्कारलेट समझ जाती है कि फर्स्ट साइट लव हो गया। वो दोनों को सेट करने का प्लान बनाती है। एक हफ्ते बाद मेम्फिस टाउन पहुंचते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स के लिए फेमस है। स्कारलेट डायना को कॉमन गर्ल बनाकर लियो के साथ डेट पर भेजती है। नाना का गार्ड बनकर जाता है। दूसरी तरफ स्कारलेट मार्केट में घूम रही होती है कि जूलियस आ जाता है। दोनों कुछ बदमाश एडवेंचरर्स को मिलते हैं जो दुकानदार को परेशान कर रहे हैं। जूलियस सारी चीज़ें खरीद लेता है और स्कारलेट को परमिशन देता है कि आज का पंचिंग बैग मिल गया। स्कारलेट मस्ती से सबको पीट देती है। उधर लियो और डायना की डेट बहुत क्यूट चल रही होती है। डायना को लगता है लियो उसे बच्ची समझ रहा है तो नाराज़ हो जाती है। लियो घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगता है और बोलता है कि वो किंगडम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायना सच बताने वाली होती है कि उसकी पावर जा चुकी है। तभी डिस्टर्बेंस हो जाता है और लियो स्कारलेट को रोकने भागता है। दूसरी तरफ डियोस को एक मर्चेंट से सीक्रेट नोट मिलता है। वानकविश किंगडम में प्रिंस ऑल ट्रेनिंग कर रहा होता है। पोमिया का इंक्विजिटर उससे मदद मांगने आता है। पोमिया चर्च में मीटिंग होती है। सब गुस्सा हैं कि पिलग्रिमेज नहीं रुकी। पोप सरगॉन बोलता है कि उसने डायना के बीच स्पाई प्लांट कर रखा है, उसे से काम हो जाएगा। सिगुर वहाँ छुपकर सब सुन लेता है। पिलग्रिमेज आगे बढ़ रही है। पहाड़ी पर प्यूरिफिकेशन क्रिस्टल तक जाना है। डायना बीच में हाफ जाती है। लियो हाथ पकड़कर ब्रेक लेने को कहता है तो डायना एकदम एनर्जी से भर जाती है। नाइट्स को स्कारलेट मोटिवेट करती है तो सब गॉडेस गॉडेस चिल्लाने लगते हैं। जूलियस स्कारलेट को चिढ़ाता है कि तू तो विलेन लग रही है। स्कारलेट उसे उसकी थर्स्टी नोबल गर्ल्स वाली निकनेम से चिढ़ाती है। डियोज आता है और स्कारलेट से फिर फ्लिर्ट करने लगता है। तभी एक मक्खी उसे चिढ़ाने लगती है। स्कारलेट पावरफुल विंड स्पेल से मक्खी के साथ डियोज को भी उड़ा देती है। फिर सब टॉप पर पहुंचते हैं। क्रिस्टल एक साल में बहुत डार्क हो चुका है। स्कारलेट सेंट्स के चेंजिंग टेंट में जाने लगती है तो लियो रोकता है। स्कारलेट बोलती है कि वो भी सेंट्स है। लियो का दिमाग हिल जाता है। स्कारलेट बताती है कि थर्ड सेंट डायना से 2 सेंट्स होती हैं, एक पब्लिक वाली और एक सीक्रेट वाली, जो साथ में क्रिस्टल प्यूरिफाई करती हैं। क्रिस्टल को बैरियर स्टेबल रखने का काम एक सेंट करता है, जबकि दूसरा बैरियर को मजबूत करता है। लेकिन अभी डायना के पास वो पावर नहीं है, इसलिए ये जिम्मेदारी स्कारलेट पर आ गई। वो सेंट के कपड़े पहनकर प्यूरिफिकेशन क्रिस्टल के पास जाती है और कोरोनिया की पावर इस्तेमाल करके टाइम को रिवर्स कर देती है। क्रिस्टल में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ अब्जॉर्ब हो चुकी थीं वो सब मिटा देती है। सब शॉक्ड रह जाते हैं। जूलियस लियो को बताता है कि टाइम रिवर्स करने की पावर क्रोनिया का सबसे रेयर गिफ्ट है। रॉयल फैमिली स्कारलेट को किसी भी डेंजर से बचाना चाहती थी, इसलिए उसकी पावर को दुनिया से सीक्रेट रखा गया। अब लियो को समझ आता है कि रॉयल फैमिली उसकी हिंसक बहन में इतनी इंटरेस्ट क्यों दिखाती थी। उसे लगता है कि यही वजह है कि जूलियस हमेशा उसके साथ चिपका रहता है। प्यूरिफिकेशन ख़त्म होने के बाद स्कारलेट चेंजिंग टेंट की तरफ जा रही होती है। तभी डायना आती है और कहती है कि तू कितनी अमेजिंग थी। स्कारलेट को उसमें कुछ अजीब लगता है। डायना बताती है कि उसे गिल्ट फील हो रहा है कि वो कुछ कर नहीं पाई। स्कारलेट उसे हक करके प्रॉमिस करती है कि वो उसकी पावर वापस लाकर रहेगी।
दोनों को पता नहीं चलता कि डियो दूर से उन्हें घूर रहा है। उस रात जूलियस को सिग्र से रिपोर्ट मिलती है कि पोप सारगॉन ने एक मोल प्लांट किया है। अगले दिन वो इसी बारे में सोचता रहता है। ग्रुप अपना अगला डेस्टिनेशन दूर उत्तर का एक टाउन की तरफ जा रहा होता है। स्कारलेट ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए सिर से पैर तक ढककर चल रही है। जूलियस पूछता है कि ऐसा क्यों, तो वो बोलती है कि ठंड में हाथ सुन्न हो जाते हैं तो किसी को पंच मारने का मज़ा नहीं आता। जूलियस कहता है बस थोड़ा इंतज़ार कर, वहाँ बहुत गर्म वेलकम मिलेगा। लेकिन सरप्राइज़, गांव की सड़कें खाली हैं, लोग खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं। स्कारलेट पूछती है कि ये क्या गर्म वेलकम है भाई। जूलियस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी मेयर आता है और जूलियस से कहता है कि तुम्हारे ग्रुप में एक चुड़ैल है जो सेंट बनने का ढोंग कर रही है। वो डायना की तरफ इशारा करता है। नाइट्स तुरंत उस हाफलिंग का सिर धड़ से अलग करने को तैयार। मेयर और जोर देता है कि होली पिलग्रिमेज तो बस डायना का पैसा ऐंठने का बहाना है। वो कुछ भी डोनेट करने से साफ मना कर देता है। पलगारस शांत होकर समझाता है कि बस पिलग्रिमेज चलाने के लिए छोटा सा डोनेशन मांगते हैं। लियो भी बोलता है कि डोनेशन टैक्स के पैसे से आता है, ये देश का है। मेयर को इतिहास से कोई मतलब नहीं। वो कहता है कि उसका टाउन तो एक रियल सेंट की प्रोटेक्शन में सेफ रहेगा। फिर वो अपनी नई सेंट को बुलाता है। टारन स्कारलेट को देखकर कहती है कितने दिन बाद मिले। स्कारलेट बोलती है पिछले बार मैंने तेरी नाक तोड़ दी थी ना। टारन का असिस्टेंट भड़क जाता है, लेकिन जूलियस बताता है कि वो पोप सारगॉन का बेटा है, बस फेस भूलने लायक है। कायल की पार्टी में स्कारलेट ने इसे भी पीटा था। स्कारलेट फिर से तैयार। टारन इरिटेट होकर हिप्नोटाइजिंग पाउडर छिड़क देती है। सारे गार्ड्स उसके सिंप बन जाते हैं। जूलियस चिल्लाता है कि कोई सांस मत लेना। स्कारलेट पूछती है कि क्या इसी पावर से तूने कायल को कंट्रोल किया था। टारन हाँ कहती है। स्कारलेट बोलती है कि मुझे लगा कायल इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि पब्लिक में मुझसे ब्रेकअप करे, लेकिन तेरी पावर ने सब क्लियर कर दिया। टारन को लगता है कि स्कारलेट अभी भी कायल से प्यार करती है। वो हंसने लगती है। स्कारलेट को गुस्सा भी नहीं आता। वो बस पूछती है कि तेरी पावर लड़कियों पर काम करती है क्या। टारन बोलती है वो तो गे होगा ना। बस यही सुनकर स्कारलेट नकल्स पहन लेती है और बोलती है अब तू गई। टारन डर जाती है और गार्ड्स को स्कारलेट को मारने का ऑर्डर देती है। जूलियस और बाकी डिफेंड करने आते हैं। स्कारलेट हिप्नोटाइजिंग पाउडर कैंसिल करने की स्पेल कास्ट करने लगती है, लेकिन पोप का बेटा साइलेंस स्पेल डालकर उसे रोक देता है। फिर कुछ मैजिशियन लोहे की चेन से उसे बांध देते हैं। वो बोलता है कि पिछली बार हारने के बाद मैं तैयार आया था, लेकिन स्कारलेट उससे कहीं पहले से तैयार थी। उसके ईयररिंग्स एक्चुअली मैजिक आइटम थे। चेन्स टूट जाती हैं। वो एक पंच में क्लाउन को उड़ा देती है, बाकी मैजिशियंस को भी। बचे हुए गार्ड्स पर भी वो भारी पड़ती है। फिर टारन की तरफ बढ़ती है। टारन की बॉडीगार्ड जो एक डोमिनेंट मॉमी इंक्विजिटर है, व्हिप निकाल कर अटैक करती है। स्कारलेट आसानी से डज करके उसे किक से गिरा देती है। टारन डर के मारे ज़मीन पर लेट जाती है। स्कारलेट उसके ऊपर चढ़कर कहती है पिछली बार तेरी शक्ल पूरी तरह फ्लैट नहीं कर पाई थी, आज कर देती हूँ। ठीक पंच मारने से पहले एक बैरियर आ जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा डायना पहले बनाती थी। स्कारलेट शॉक्ड। तभी डायना की चीख सुनाई देती है। डियो ने डायना को होस्टेज बना रखा है। पलगारस गुस्से में पूछता है कि ये क्या कर रहा है। डियो बोलता है कि टारन को कुछ नहीं होने दूंगा। वो पोमियन चर्च का स्पाई और इंक्विजिटर निकलता है। सब ट्रेटर ट्रेटर चिल्लाते हैं, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। वो होस्टेज एक्सचेंज ऑफर करता है। पलगारस मना करता है, लेकिन लियो डर के मारे हाँ कर देता है। स्कारलेट तुरंत टारन से हट जाती है। डियो डायना को छोड़ देता है। टारन स्कारलेट को ताना मारती है और स्टॉर्म समन करके डियो के साथ गायब हो जाती है। दुश्मन जाते ही स्कारलेट की एनर्जी खत्म। वो घुटनों पर गिर पड़ती है। जूलियस उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि अब तू आराम कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन स्कारलेट बोलती है कि लास्ट ब्लो मेरे लिए छोड़ देना। नींद में स्कारलेट खुद को बादलों पर चलते हुए देखती है। क्रोनिया उसे बुलाता है। वो थैंक्स बोलती है। क्रोनिया हैरान कि हमेशा तो लड़ते देखता था। फिर वो बताता है कि डायना की पावर पोमिया नाम की गॉडेस ने चुराई है, क्योंकि वो क्रोनिया से जलती है। गॉड्स डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते, इसलिए पोमिया ने अपने बालों से अपना एक रिप्लिका बनाया और उसमें मॉडर्न वर्ल्ड की लड़की का सोल डाला। यही टारन है। टारन का मकसद स्कारलेट और डायना की लाइफ बर्बाद करना है। स्कारलेट को गुस्सा आ जाता है और वो पोमिया को बीच बोल देती है। क्रोनिया सहमत। वो एक चमकता ऑर्ब देता है जो पॉकेट वॉच बन जाता है। बोला कि टारन के सामने घुमाओगी तो डायना की पावर निकल आएगी। साथ ही स्कारलेट के काले बाल फिर से नॉर्मल कर देता है और उसकी पावर को लिमिट तक बूस्ट कर देता है। टेस्ट के लिए करप्ट नोबल्स के चेहरे वाले पंचिंग बैग्स समन करता है। स्कारलेट मज़े लेकर सबको पीटती है और सोचती है कि रियल लाइफ में कितना मज़ा आएगा। इधर डायना अपने बचपन को याद करती है। जब वो छोटी थी, अपनी बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई के बाद माँ ने सेंट की स्टोरी सुनाई। छोटी डायना सोचती थी कि वो कभी सेंट नहीं बन सकती क्योंकि वो लड़ती है। फिर सपने में ओरिजिनल सेंट ने उसे पावर ट्रांसफ़र कर दी। सुबह उठकर उसने पावर टेस्ट की। बाहर जाकर सबको बताया कि वो नई सेंट है। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने बैरियर बनाकर प्रूव कर दिया। पूरा गांव खुश,
लेकिन अगले दिन सब उसके सामने झुकने लगे। बेस्ट फ्रेंड भी माफ़ी मांगने से डरने लगी। फिर चर्च की नन्स उसे ले गईं। डायना को लगा कि अब कोई उसे नॉर्मल लड़की नहीं चाहता। वो अपना पूरा जीवन किंगडम प्रोटेक्ट करने में लगा देती है। चर्च में पहली बार स्कारलेट से मिली। स्कारलेट की ग्रेस और एलिगेंस देखकर इम्प्रेस हो गई। स्कारलेट की सपोर्ट से वो अपना ड्यूटी करने लगी। एक स्लीप ओवर में डायना रोते हुए पूछती है कि तू इतनी परफेक्ट कैसे है। स्कारलेट कहती है कि तेरी प्योर हार्ट सबको इंस्पायर करती है, ये तेरी अपनी स्ट्रेंथ है, इनहेरिटेड पावर नहीं। डायना को लगा कि स्कारलेट बस उसे तसल्ली दे रही है और वो जलन करने लगी। अब प्रेजेंट में डायना अकेले बैठी है। जूलियस उसे स्कारलेट के रूम में बुलाता है। वो स्कारलेट की हालत चेक करने आती है, लेकिन जूलियस ठंडे लहजे में घूरता है। डायना समझ जाती है कि उसका सीक्रेट खुल गया। जूलियस बताता है कि पोमियन चर्च के एक हाई रैंकिंग ऑफिसर से पूछताछ की, पता चला कि डियो और डायना ही लीक कर रहे थे। डायना कबूल कर लेती है, पूछती है कि अब अरेस्ट करेगा। जूलियस कहता है कि सेंट को अरेस्ट नहीं कर सकता, पिलग्रिमेज खत्म होने तक फ्री रहेगी, लेकिन पूछता है कि तूने धोखा क्यों दिया। उससे पहले ही बाहर रोशनी की एक पिलर दिखती है। टारन ने प्यूरिफिकेशन क्रिस्टल तोड़ दिया। वो खुश होकर कहती है कि पोमिया की लाइट हमेशा चमकेगी। नाना का दूर से सब देख रहा होता है। फिर 2 हाई रैंकिंग इंक्विजिटर्स आते हैं। एलरैंड एम्पायर के पलाडिन्स की स्क्वाड लाते हैं। वो बताते हैं कि फाल्कोनिया का भी सपोर्ट मिल गया। अब उनके पास पूरे कॉन्टिनेंट को कुचलने की ताकत है। नाना का घबरा जाता है और स्कारलेट को बताने दौड़ता है, लेकिन टारन उसे भी ब्रेन वॉश मिस्ट से पकड़ लेती है। शहर में लियो जूलियस को बताता है कि क्रिस्टल टूटने से बैरियर गायब, हज़ारों मॉन्स्टर्स की हॉर्ड आ रही है। सिगर आकर और बुरी खबर देता है, एलैंड और फाल्को ने उनके किंगडम पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। जूलियस तुरंत कैपिटल लौटने का फैसला करता है। लियो को इवैक्यूएशन और डायना को चर्च भेजने को कहता है। डायना स्कारलेट के पास रोते हुए बैठी है। उसे लगता है कि वो जलन की वजह से सबसे प्यारे इंसान को धोखा दे बैठी। तभी दरवाजे पर धड़ाम की आवाज़। डियो अंदर आता है। डायना गुस्से में कहती है कि अब पोमियन का स्पाई बनना बंद। डियो याद दिलाता है कि तूने पावर वापस पाने के लिए धोखा दिया था। फ्लैशबैक में दिखता है कि जब नन्स ने डायना को बेकार घोषित कर दिया था, डियो आया और बैरियर क्रिस्टल दिखाकर कहा कि इसके बदले 1 साल स्पाई बनना पड़ेगा। डायना मान गई थी। अब डायना कहती है कि अब नहीं करूंगी। डियो बोलता है कि स्कारलेट को मार देता हूं तो तू फ्री हो जाएगी। डायना डैगर निकालकर अटैक करती है, लेकिन डियो उसे आसानी से रोक लेता है। ठीक तभी स्कारलेट की आंख खुलती है और वो डियो को दीवार फोड़कर जंगल में उड़ा देती है। गुड मॉर्निंग डायना। उधर जूलियस और सिगर कैपिटल जा रहे होते हैं। एक ड्रैगन राइडर आता है। जूलियस सोचता है कि शायद सरेंडर करना पड़ेगा, लेकिन वो प्रिंसल का लेटर लेकर आया था। 2 प्लाडिन्स डियो को बांधते हैं। स्कारलेट आती है और अकेले में बात करने को कहती है। डियो भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्कारलेट टाइम पावर से रस्सी फिर जोड़ देती है। डियो अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताता है। डायना उसकी हाफ सिस्टर है। वो डायना को बचपन से ही बहुत प्यार करता था। जब डायना की स्माइल चली गई तो टारन के प्रॉमिस पर स्पाई बन गया। अब डायना को पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो पोमियन को धोखा देगा और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वाली लेटर देता है। स्कारलेट लेटर जला देती है। कहती है कि लेटर से कोई भरोसा नहीं करेगा, एक्शन से करेगा। डायना ने भी अपना गुनाह कबूल करने का फैसला कर लिया है। तेरी बहन तुझसे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। शहर में लियो मॉन्स्टर्स को आते देखता है। इवैक्यूएशन चल रहा है। रात में कैंप लगता है। स्कारलेट अकेले बैठकर सब सोच रही होती है। क्रिस्टल टूट गया, मॉन्स्टर्स, वॉर, अब पहले डायना की पावर से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। तभी झाड़ियों से जूलियस निकलता है। स्कारलेट हैरान कि तू कैपिटल नहीं गया था। वो बोलता है कि गया था, काम निपटा कर तेरे पास वापस दौड़ा आया। मूड लाइट करने को कैच खेलने को कहता है। स्कारलेट को कुछ अजीब लगता है। वो हेड पैट ऑफर करती है। जूलियस के सिर पर पपी ईयर्स निकल आते हैं, लेकिन तुरंत गायब। वो शर्माते हुए बताता है कि बस थोड़ा सा, और फिर चुप। स्कारलेट को पता चल जाता है कि वो कोई पालतू कुत्ता नहीं है जो सर पर हाथ फेरवाने से खुश हो जाएगा। बस यही देखकर स्कारलेट को समझ आ जाता है कि मामला क्या है। वो बोलती है कि उसके पीछे एक और प्रिंस जूलियस खड़ा है। नकली जूलियस मुड़ता है और जोर से बोलता है कि उसने तो अच्छे से चेक कर लिया था कि असली वाला आसपास नहीं है। स्कारलेट पीछे से उसके सिर पर जोरदार थप्पड़ मारती है और बेहोश कर देती है। वो तुरंत छोटे पप्पी के असली रूप में वापस आ जाता है। स्कारलेट को पता चल जाता है कि ये नकली जूलियस असल में नाना का था और टेरान की पावर से कंट्रोल हो रहा था। वो उसे गोद में उठाती है और खुश हो जाती है कि आखिरकार वो वापस आ गया, भले थोड़ी देर पहले खतरे में था। फिर घोड़ा गाड़ी में सफ़र करते वक्त नानाका को होश आता है। वो कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या हो रहा है। स्कारलेट की आवाज़ सुनते ही वो तुरंत सॉरी बोलता है कि मिशन फेल हो गया। वो पाल्मियंस के बारे में बताने लगता है कि वो दुश्मन देशों के साथ मिले हुए हैं, लेकिन स्कारलेट उसे शांत करती है और बोलती है कि उसे सब पता है। वो बताती है कि वो सब स्ट्रैटेजी मीटिंग में जा रहे हैं ताकि पैलेस्टाइन किंगडम के दुश्मनों से निपट सकें। और स्कारलेट तो सुपर एक्साइटेड है क्योंकि सोच रही है कि वॉर में कितने लोगों को मुक्का मारने को मिलेगा। फिर मीटिंग शुरू होती है। जूलियस बताता है कि पैलेस्टाइन किंगडम चारों तरफ पावरफुल देशों से घिरा हुआ है। नॉर्थ में फाल्कोनिया, वेस्ट में एलरैंड,
ईस्ट में वैंक्विश्ड और साउथ में लिंडबर्ग। स्कारलेट को पता है कि ये सब पैलेस्टाइन से ज़्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन अब तक ये एक दूसरे को चेक में रखते थे। जूलियस बोलता है कि जैसे ही प्यूरिफिकेशन क्रिस्टल टूटा, फाल्कोनिया और एलरैंड ने वॉर डिक्लेयर कर दिया और उसी के साथ 50,000 मॉन्स्टर्स का हॉर्ड भी उनके टेरिटरी में घुस आया। परगास बोलता है कि इनसे लड़ने के लिए पूरी रॉयल आर्मी लगानी पड़ेगी। जूलियस बताता है कि मॉन्स्टर्स बिना रुके सीधा कैपिटल की तरफ आ रहे हैं, मानो कोई गाइड कर रहा हो। फाल्कोनिया और एलरैंड की आर्मी बॉर्डर पर खड़ी है, लेकिन अभी तक अटैक नहीं किया। स्कारलेट को लगता है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पैलेस्टाइन आर्मी मॉन्स्टर्स से लड़कर थक जाए, फिर कमज़ोर मौके पर अटैक करेंगे। सब डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन जूलियस बोलता है कि उसके पास गुड न्यूज़ भी है। वो प्रिंसॉल और उसके असिस्टेंट जिन को लेकर आता है और बताता है कि वैंक्विश के साथ अलायंस बनाने का ऑफ़र आया है। सब शॉक हो जाते हैं। लियो तुरंत प्रोटेस्ट करता है कि जिसने गॉडविन को भड़काकर किंगडम को अंदर से तबाह करने की कोशिश की थी, उसके साथ अलायंस। बाकी लोग भी सहमत होते हैं। फिर स्कारलेट अपनी राय देती है। वो बोलती है कि उसे पूरा यकीन है कि जूलियस ने सारे फ़ायदे नुकसान सोचकर ही ये डिसीजन लिया होगा, लेकिन जिसने वो सब देखा है वो ऑल को एलाय कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। वो ऑल से पूछती है कि उसने ये अलायंस क्यों एक्सेप्ट किया। तभी अल उसके बगल में बैठता है और विंक मारता है। स्कारलेट गुस्से से लाल हो जाती है। जूलियस बोलता है कि वो सबकी फीलिंग्स समझता है, लेकिन वैंक्विश एम्पायर का ऑफर ठुकरा नहीं सकता। अल अचानक बोल पड़ता है कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, पूरा वैंक्विश एम्पायर सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ वो अकेला हेल्प कर रहा है। फिर हंसने लगता है कि क्या ये लोग सच में सोचते हैं कि पूरा एम्पायर उनकी मदद को आएगा। सिगुर गुस्से में तलवार निकाल लेता है, लेकिन जूलियस उसे रोकता है। स्कारलेट को इतना सब्र नहीं, वो गॉन्टलेट्स पहनती है और ऑल का सिर ज़मीन में घुसा देती है। सब घबरा जाते हैं कि एलाय मर गया, लेकिन जिन बोलता है कि उसे पता था कि प्रिंस सब खराब कर देगा, इसलिए वो ही मेन नेगोशिएटर बनने आया था। वो बताता है कि वैंक्विश में थ्रोन हेरेडिटरी नहीं होता, हर जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर एम्परर बनता है ब्लडी फाइट से। ऑल अपना सिर ज़मीन से निकालता है और बोलता है कि 1-on-1 में वो किसी से नहीं हारेगा, लेकिन थ्रोन की फ़ाइट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, शायद वॉर भी हो जाए। जूलियस को समझ आ जाता है। वो पूछता है कि क्या ऑल इसलिए हेल्प कर रहा है ताकि बाद में वो लोग उसे थ्रोन के लिए सपोर्ट करें। ऑल हाँ बोलता है। जूलियस बोलता है कि इंटेंशन तो क्लियर है, लेकिन ऑल इतना स्ट्रांग नहीं कि सब दुश्मनों से अकेला लड़ सके। ऑल बोलता है कि वो अकेला नहीं है। तभी सैनिक दौड़ता हुआ आता है और बोलता है कि कैपिटल के ऊपर हज़ारों ड्रैगन्स उड़ रहे हैं। ऑल बोलता है कि रिलैक्स करो, वो उसके कमांड में रेडस्की ड्रैगन्स हैं, पूरे कॉन्टिनेंट की बेस्ट एयरफोर्स। सबकी उम्मीद वापस जग जाती है। जूलियस पूछता है कि क्या अल को यकीन है कि उसकी स्क्वाड अकेले 50,000 मॉन्स्टर्स को हैंडल कर लेगी। ऑल बोलता है कि वो रोज़ डेमोन कॉन्टिनेंट से आने वाले वाइल्ड मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं, पैलेस्टाइन के सॉफ्ट सैनिकों जैसे नहीं हैं जो बैरियर के अंदर सेफ रहते हैं। जूलियस मानता है कि मॉन्स्टर्स से नेगोशिएट नहीं होता, इसलिए हमारी आर्मी उनके सामने कमज़ोर है, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ के साथ नेगोशिएशन में आर्मी बार्गेनिंग चिप बनती है। वो प्लान करता है कि वॉर बिना लड़े ही ख़त्म कर देगा। ऑल पूछता है कि तीनों पड़ोसियों से बात करेगा। जूलियस बोलता है कि लिंडबर्ग को लेटर भेजा था, वो सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। बाकी दो के बारे में ऑल से इंटेल मांगता है। आल को पता चल जाता है कि जूलियस ने नोटिस कर लिया कि रेडस्की ड्रैगन्स नॉर्थ से डायरेक्शन बदल कर आए थे इंटेल लेने, जिन ने पहले ही जूलियस को बता दिया था। ऑल शॉक्ड रह जाता है। जिन बोलता है कि उसे पता था ऑल ओवर ऑप्टिमिस्टिक इडियट है, इसीलिए उसने ग्राउंड वर्क कर लिया। ऑल को अच्छा लगता है। नाना का स्कारलेट से भेस्पर करता है कि अल को अपने सबोर्डिनेट की बदमाशी से भी गुस्सा नहीं आता, अच्छा लीडर लगता है। स्कारलेट सोचती है कि बस बेवकूफ़ है। अल खड़ा होता है और बताता है कि नॉर्थ के जंगलों में फाल्कोनिया की छोटी आर्मी दिखी, कुछ एल्व्स और बीस्ट फोक थे, नंबर कम थे, न ज़्यादा की मेन आर्मी लगे, न कम की स्काउटिंग टीम। बस इतना बोलकर रिपोर्ट ख़त्म। जूलियस एनालाइज करता है कि फाल्कोनिया कभी टेरिटरी एक्सपेंड नहीं करता, मतलब कोई बाहर की फोर्स उन्हें उकसा रही है। उनसे बात की जा सकती है। अगर फाल्कोनिया को मना लिया तो बाकी का सीन भी बदल जाएगा। वो डियोस को देखता है कि हाफ एल्फ है, इन्फिल्ट्रेशन में माहिर। नाना का भी वॉलंटियर करता है क्योंकि उसके कुछ फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ हो सकते हैं। बीस्टकिन को लड़ना पसंद नहीं, वो मना लेगा। जूलियस मान जाता है। डियोस और नाना का फाल्कोनिया आर्मी के पास नेगोशिएट करने जाएंगे। मीटिंग खत्म। फिर स्कारलेट डियोस और नानाका को ईस्ट वेस्ट अप्रोच को लेकर लड़ते देखती है। इग्नोर करके सिगुर के पास जाती है जो नाइट्स को ब्रीफ कर रहा है। स्कारलेट अपनी ब्यूटी और एलिगेंस से सबको चार्म कर देती है। नाइट्स तलवार पर कसम खाते हैं कि किंगडम को बचाएंगे। स्कारलेट बोलती है कि वो भी अपनी मुट्ठी पर कसम खाती है। फिर अपने पेट ड्रैगन रेक्स पर चढ़कर आर्मी के ऊपर उठती है। स्कारलेट रेडस्की ड्रैगन्स के कैंप पहुंचती है। 2 गार्ड्स उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वो शांति से ग्रीट करती है, अपना नाम बताती है और प्रिंसल से मिलने कहती है। गार्ड्स सुनकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो इन्फर्नो ब्राइड के नाम से फेमस है, जिससे अल शादी करने वाला है। स्कारलेट को गुस्सा आ जाता है। गार्ड्स बोलते हैं कि ड्रैगन तो ऑल का वेडिंग गिफ्ट था उसे। तभी अल आता है।
स्कारलेट रेक्स से बोलती है कि ऑल को मीडियम रेयर ग्रिल कर दो। रेक्स फ्लेम ब्रेथ मारता है लेकिन ऑल को कुछ नहीं होता। उसके सैनिक स्कारलेट की हिम्मत देखकर चीयर करने लगते हैं। ऑल सबको तैयार होने को बोलता है और स्कारलेट से कहता है कि मॉन्स्टर्स के खिलाफ फुल पावर लगा दें। ड्रैगन राइडर्स मॉन्स्टर हॉर्ड पर पहुंचते हैं। स्कारलेट एक ग्रुप चुनती है और सोचती है कि कितने पंचेबल लग रहे हैं। फिर डांस करते हुए सबको पीटना शुरू कर देती है। ऑल आता है और पूछता है कि मज़ा आ रहा है। स्कारलेट बोलती है कि ये ज़्यादा रेसिस्टेंस नहीं दे रहे और उसने उससे कहीं बदसूरत पर्सनालिटी वालों को भी पीटा है तो मज़ा नहीं आ रहा। तभी कुछ ड्रैगन राइडर्स आते हैं और बताते हैं कि एक जायंट पिग ने उनके एक साथी को हॉस्टेज बना लिया है। स्कारलेट खुश हो जाती है कि आखिर मज़ा आएगा। ऑल उसे उस जायंट पिग के पास ले जाता है जो छोटे पिगीज़ को लीड कर रहा है। स्कारलेट पहले तो थैंक्स बोलती है कि पैदा होने के लिए ताकि उसकी मुट्ठी को कुछ काम मिले। पिग गुस्सा हो जाता है। वो बताता है कि वो पहले नॉर्मल ऑर्क था लेकिन गॉडेस पोमिया की ब्लेसिंग से ऑर्क गॉड बन गया। अपने मिनियंस से कैद ड्रैगन राइडर को लाने को बोलता है ताकि एग्जाम्पल बना सके। फिर स्कारलेट से बोलता है कि उसका फेवरेट फूड ह्यूमन वुमन है। स्कारलेट बोलती है कि संयोग से उसका फेवरेट मीट पोर्क है और वो पिग टेंडराइज होकर तैयार लग रहा है। पिग पहले अटैक करता है लेकिन स्कारलेट टाइम मैनिपुलेशन पावर यूज़ करके उससे पहले ही पंच मार देती है। एक पंच में उसका सिर उड़ जाता है। सब डर जाते हैं लेकिन स्कारलेट को पता है कि अभी मरा नहीं और सच होता है, उसका सिर सीने के बीच में आ जाता है। वो बोलता है कि सिर को बॉडी में कहीं भी मूव कर सकता है। स्कारलेट वह के मोल खेलने का फैसला करती है। वो बॉडी पर तेज़ तेज़ पंच मारती है लेकिन पिग सिर इधर उधर करता रहता है और बोलता है कि उसकी मोटी फैट लेयर से कुछ नहीं होगा। फिर सिर वापस नॉर्मल पोजीशन पे लाता है और एसिड थूकने वाला होता है। रेक्स आता है और उसका सिर 180 डिग्री घुमा देता है तो वो अपने ही मिनियंस पर थूक देता है। फिर भी पिग कॉन्फिडेंट रहता है। अचानक उसकी बॉडी अंदर से फूलने लगती है। वो समझ नहीं पाता। स्कारलेट बताती है कि उसने टाइम स्लो करके एक ही जगह सैकड़ों पंच मारे थे जिससे एनर्जी अंदर ही अंदर जमा हो गई और वो अंदर से पक गया। फिर सारे पंचों का फुल इफेक्ट एक साथ लगता है और ऑक लीडर भयानक मौत मरता है। उसके मिनियंस डर के मारे भाग जाते हैं। ड्रैगन राइडर्स स्कारलेट के फ़ैन हो जाते हैं लेकिन उसे उनका अटेंशन नहीं चाहिए। अचानक विंड स्पिरिट आता है और उसमें से ड्यूस की आवाज़ आती है कि उनकी साइड पे हालत ख़राब है, फाल्कोन से ऐसे नेगोशिएट नहीं हो पा रहा। बस यहीं ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली बार मिलते हैं।